एपिसोड 61 कौन है ये दोनों भाई। तो इस तरह अरमान श्रुति आज पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। जहां आज की रात अरमान श्रुति सारी हदों को पार कर अपनी बीच की सारी दूरियों को मिटा एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हुए एक दिल हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो श्रुति को रुलाना चाहता है, जिस शहर में अरमान श्रुति है, वो यहां आ चुका है। और इस वक्त वो अरमान की कंपनी की बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। वो आदमी अरमान की कंपनी की बिल्डिंग को नीचे से ऊपर तक देखते हुए स्मर्क करते हुए बोलता है, कपूर कॉर्पोरेशन, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता। ये बोल वो आदमी अपने चारों तरफ देखता है और गहरी सांस ले बोलता है, इस शहर की तो हवाओं में भी तेरी खुशबू है। श्रुति देख, मैं आ गया तेरे शहर। तू मुझसे भाग कर आई थी ना, लेकिन मैंने तुझे ढूंढ ही लिया और अब तू मुझसे बच नहीं पाएगी। ये बोल वो आदमी आगे हंसते हुए बोलता है, श्रुति, तू मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और न ही आगे कुछ कर पाएगी। क्योंकि जो तू सोचती है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो मेरे सिवा किसी को पता नहीं है। न ही कभी कोई जान पाएगा, क्योंकि मेरी पहचान ही मेरी पहचान नहीं है। ये सब बोल वो आदमी अपने में ही जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। स्माइल विद हॉर्न्स। तभी उसके पास उसी की एज के जैसा ही एक दूसरा आदमी आता है। ये दूसरा आदमी बस कद काठी और शकल से ही आदमी लग रहा था, लेकिन कपड़ों और चलने के तरीके से ये 10-12 साल के छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। वो दूसरा आदमी अपने हाथ में एक टेडी बियर पकड़े हुए पहले वाले आदमी के कंधे पर हाथ रख बच्चों की तरह बोलता है, भैया आप इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ गाड़ी में चलो ना, मुझे वहाँ अकेले डर लग रहा है। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर वो पहले वाला आदमी हंसना बंद कर देता है और दूसरे वाले आदमी की तरफ देखता है, फिर बनावटी प्यार जताते हुए बोलता है, छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना गाड़ी में वेट कर, मैं आ रहा हूँ, पर तू मेरे पीछे आ गया। ये बोल वो आदमी गुस्से पाउटिंग से छोटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। दूसरे वाले आदमी का मैं नाम छोटे यूज कर रही हूं ताकि आपको ये पहले और दूसरे आदमी में कंफ्यूजन न हो अंडरस्को, और ये दोनों सगे भाई है। बाकी स्टोरी में इनका क्या रोल है ये आपको धीरे धीरे ऑलरेडी पता चलता जाएगा। आगे उस आदमी को गुस्से में देख और उसके इतने जोर से थप्पड़ मारने की वजह से छोटे डर जाता है और वो छोटू सा बच्चे की तरह रोने लगता है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। छोटे रोते हुए डरते हुए बोलता है, सॉरी भैया, वो गाड़ी में मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया। छोटे को ऐसे डरे हुए और रोते हुए देख उस आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो छोटे को गले लगा लेता है, फिर प्यार से बोलता है, अरे मेरे भाई रोते नहीं है, तू डर मत मुझसे, ये मैंने तेरे भले के लिए मारा है तुझे, ताकि तू आगे से और कोई गलती ना कर। ये बोल वो आदमी डेंजरस आवाज में आगे बोलता है, क्योंकि तेरी गलती मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, इसलिए तुझे गलती नहीं करनी है, तुझे बस वही करना है जो मैं बोलूं। स्माइल विद हॉर्न्स। वो आदमी की बात सुन छोटे उससे अलग होता है और मासूमियत से कहता है, हाँ भैया, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगा और आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। वो आदमी बोलता है, गुड बॉय। ये बोल वो आदमी आगे छोटे से पूछता है, छोटे तेरा मास्क कहाँ है? अब छोटे फिर से डर जाता है, क्योंकि उससे मास्क कहीं खो गया है और अब उसका भैया फिर से उसे मारेगा या उस पर गुस्सा करेगा। इस डर की वजह से छोटे कुछ बोल ही नहीं पाता। वो आदमी बोलता है, छोटे बोल, एंग्री। छोटे डरते हुए बोलता है, भैया वो कहीं खो। छोटे के इतना अटक अटक कर बोलने से वो आदमी कहता है, तेरा मास्क कहीं खो गया है ना? छोटे हाँ में सिर हिला देता है। अरे छोटे, तो तू ये बताने में इतना डर क्यों रहा है? ये बोल वो आदमी हल्के से अपने हाथ से छोटे के गाल पर थपथपाता है। फिर अचानक ही वो छोटे के जबड़े को जोर से पकड़ गुस्से से बोलता है, रात में तूने अपना मास्क खोया है, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर दिन में बिल्कुल भी नहीं, और लोग आसपास हो तब तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा तू? स्माइल विद हॉर्न्स। छोटे डर से अपना सिर हाँ में हिला देता है। चलो अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि कल से हमें बहुत सारे काम भी करना है, जिसकी तैयारी हमें आज रात ही करनी है। ये बोलते हुए वो आदमी छोटे का हाथ पकड़ अपनी गाड़ी तरफ जाने लगता। इसके बाद वो आदमी और छोटे अरमान की कंपनी की बिल्डिंग के सामने से अपनी गाड़ी में बैठ वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद इनकी गाड़ी एक कॉलोनी पर आकर रुकती है। ये कोई वीआईपी कॉलोनी नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मली ही थी, बट हाँ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। दोनों आदमी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपना सामान भी नीचे उतारते हैं। किसी अनजान गाड़ी के कॉलोनी में घुसने से गार्ड उस गाड़ी के पास आ जाता है और वो बोलता है, ये तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड के ये पूछने पर वो आदमी और छोटे गार्ड की तरफ देखते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, हम यहाँ रहने आए हैं, हमने यहाँ कमरा लिया है। ये बात सुन गार्ड अजीब तरीके दोनों भाइयों को देखता है, फिर बोलता है, इतनी रात को कौन आता है? वो आदमी बोलता है, मैं आता हूँ।
और ज्यादा सवाल मत कर, तेरा जो काम है वो कर, नहीं तो कल तक कुछ काम करने लायक नहीं बचेगा। ऐसी बातें सुन गार्ड डर जाता है। वो आगे कुछ सवाल नहीं करता और वहां से जाने लगता है। लेकिन वो रुक जाता है और दोनों भाइयों को हैरानी से देखने लगता है। जैसे ही गार्ड जाने लगता है वो आदमी अपना सामान उठाने लगता है। इसी में पता नहीं कैसे उस आदमी का मास्क उसके चेहरे से गिर जाता है। और तभी गार्ड कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो उस आदमी का फेस देख हैरान हो जाता है। गार्ड एक बार छोटे की तरफ देखता है, फिर एक बार उस आदमी की तरफ और हकलाते हुए बोलता है, तुम दोनों। गार्ड पूरा बोलता उससे पहले ही वो आदमी जोर से गार्ड का गला पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगता है। वो इतनी जोर से गार्ड का गला दबाता है कि वो छटपटाने लगता है। वहीं ये सब देख छोटे डर जाता है। वो गार्ड को बचाना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो न कुछ बोल पा रहा था न कर पा रहा था। वो आदमी गार्ड का गला तब तक दबा कर रखता जब तक गार्ड बेहोश नहीं होने लगता, लेकिन वो पूरा बेहोश होता उससे पहले ही वो आदमी गार्ड का गला छोड़ देता है और उसकी कॉलर पकड़ गुस्से से बोलता है, स्माइल विद हॉर्न्स। आज इस शहर में मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, नहीं तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुझे ठिकाने लगाने में और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि तू गया कहाँ। इसलिए तू कान खोल के सुन ले, अगर तुझे जिंदा रहना है न तो तूने जो भी कुछ अभी देखा वो किसी को बताना मत और कल से तू इस नौकरी में नजर ना आए, ये तेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। ये बोल वो आदमी गार्ड के कॉलर को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही गार्ड डर से हमेशा के लिए यहां से भाग जाता है। जो देख वो आदमी स्मर्क करता है और छोटे से बोलता है, चल छोटे, एक और नमूना गया। इसके बाद दोनों भाई उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां उनका कमरा या घर था। एपिसोड 62 शिव बना पापा। इसके बाद दोनों भाई उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां उनका कमरा या घर था। एक इनोसेंट, एक डेविल, स्माइल विद हॉर्न्स। न जाने कौन है ये दोनों भाई। अब आगे। एक तरफ अरमान श्रुति अपने प्यार के लम्हों को एंजॉय कर रहे थे तो दूसरी तरफ कोई साजिशों में लगा था और तीसरी तरफ बेचारा शिव न प्यार कर पा रहा था न साजिश। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आज शिव बड़ा खुशग्रिन था ये सोचकर कि आज रात वो कपूर मैंशन में है तो शायद अरमान की तरह आज वो भी अपनी बेबी के साथ प्यार की नहर में डुबकी लगा लेगा। तैराक रोबोट। लेकिन शिव को प्यार के नाम पर अभी तक एक सूखी पप्पी तक न मिली है तो वो डुबकी क्या लाएगा। और ये सब ईशान की वजह से हुआ है शिव के साथ। इस वक्त कपूर मैंशन में मैथिली के रूम में उसके बेड पर एक साइड मैथिली अपने ही हाथों में अपना ही चेहरा भर कर बैठी हुई थी। बेड के दूसरे साइड शिव भी अपने ही हाथों में अपना ही चेहरा भर कर बैठा हुआ था और इन दोनों के बीच में ईशान भी अपने ही हाथों में अपना चेहरा भर कर बैठा हुआ था। तीनों एक जैसे ही बैठे थे। शिव मैथिली ईशान को देख रहे थे ये सोचते हुए कि वो कब सोएगा। और ईशान दोनों के बीच में बैठा हुआ एक बार मैथिली को देखता तो एक बार शिव को। आंखें आंखें। ईशान को ऐसे टुकुर टुकुर देखते हुए देख शिव बोलता है, मेरे क्यूट भतीजे तुम आज सो क्यों नहीं रहे हो। ईशान शिव को घूरते हुए कहता है, क्योंकि आप हैं यहाँ। एंग्री। ईशान की बात सुन शिव हैरान हश्ड फेस हो जाता है, लेकिन फिर वो ईशान से रिक्वेस्ट करते हुए प्यार से बोलता है, मेरे बच्चे किसिंग, अपने चाचू को माफ कर दो, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। हम कल सुबह होते ही तुम्हारे मम्मा डैडी के पास चलेंगे ना, पर अभी तुम सो जाओ ताकि मैं भी कुछ कर लूं अपनी बेबी के साथ। ब्लू इट। लास्ट के शब्द शिव अपने में ही बोलता है, जो कि मैथिली ईशान को सुनाई नहीं देता। शिव के इतना बोलने पर भी ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज वो शिव से नाराज है। ईशान शिव को घूरता एंग्री है, फिर मैथिली की तरफ देख मुंह फुलाकर लुक ऑफ ट्रायम्फ मैथिली से कहता है, बुआ ये चाचू यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको बोलो यहाँ से जाए तब ही मैं सोऊंगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ईशान के ये बोलते ही शिव शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है ईशान ने जो बोला है मैथिली वही करेगी। फ्लश्ड टीयर्स ऑफ जॉय। इसलिए शिव जल्दी से ईशान को अपनी गोद में बैठाता है और प्यार से बोलता है, थ्रोइंग किसेस, ईशान बेबी मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ और मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि जब यहाँ भूत आए तो मैं अपने ईशान बेबी को उससे बचा सकूँ। तो चाचू को यहाँ से भगाओ मत और तुम आराम से सो जाओ। हूँ मेरा क्यूट बच्चा, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो न, तो तुम चाचू की बात मानोगे ना। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। शिव का इतना मस्का मारना भी ईशान पर कोई काम नहीं करता, बल्कि भूत का नाम सुन वो रोने अलग लगता है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। ईशान को रोते देख अब मैथिली शिव को गुस्से से घूरती एंग्री है और कहती हैं, शिव ये क्या किया तुमने, ईशान वैसे ही नहीं सो रहा था और तुमने उसे रुला दिया, अब वो सारी रात रोएगा, ना खुद सोएगा ना मुझे सोने देगा। हटो तुम यहाँ से पाउटिंग। ये बोलते हुए मैथिली शिव की गोद से ईशान को अपनी गोद में लेती है और ईशान को चुप कराने लगती है। ईशान मैथिली की गोद में सिर छुपा रोते हुए बोलता है, बुआ, चाचू, भूत। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। मैथिली ईशान को चुप कराते हुए बोलती है, नहीं बेबी कोई भूत नहीं है बुआ, है ना।
अगर वो आएगा तो बुआ उसकी अच्छे से पिटाई करेगी अंडरस्को। ये बोलते हुए मैथिली ईशान को हक कर लेती है। लेकिन ईशान अभी भी रोना कम नहीं करता है। लाउडली क्राइंग। ईशान को इतना रोता देख अब शिव ईशान के पास आता है और उसके पीठ पर अपने हाथ से सहलाते हुए बोलता है, ईशान बेबी चुप हो जाओ, कोई नहीं आएगा। और चाचू है न, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। शिव की आवाज सुन ईशान चुप होने की वजह और जोर से रोने लगता है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। जो सुन मैथिली गुस्से से शिव का हाथ ईशान के ऊपर से हटाती है और बोलती है, शिव तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते न, पहले तुमने ईशान को रुला दिया और अब चुप कराने की बजाय और रुला रहे हो उसे। अब तुम अभी के अभी निकलो मेरे रूम से पाउटिंग। शिव मुंह बना कहता है, बेबी ये क्या बोल रही हो, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से अनअम्यूज्ड। मैथिली बोलती है, तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि ईशान इतनी जोर जोर से रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है। अगर माँ पापा ने ईशान के रोने की आवाज सुन ली तो पक्का वो यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें मेरे रूम में देख 1000 सवाल करेंगे, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकलो यहाँ से। स्मर्क लुक ऑफ ट्रायम्फ। अरे फ्राउनिंग फेस, ऐसे कैसे देखना, मैं अभी ईशान को चुप कराता हूँ। ईशान बेबी चाचू पास आओ किसिंग। ये बोलते हुए शिव मैथिली से ईशान को अपनी गोद में उठा लेता है और रूम में इधर उधर टहलते हुए ईशान को चुप कराने लगता है। ईशान को ऐसे चुप कराते हुए शिव ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशान का पापा हो। ग्रिन। और यही बात मैथिली शिव से भी कहती है। तो शिव मैथिली को छेड़ते हुए बोलता है, नहीं मुझे ऐसे पापा नहीं बनना है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी प्रोसेस करके हमारे बेबी का पापा बनना है। विंकिंग फेस। शिव की बात का मतलब समझ मैथिली गुस्से से शिव को घूरती है, पाउटिंग पाउटिंग। लेकिन मन ही मन वो शर्मा भी रही थी, इसलिए मैथिली बनावटी गुस्सा करते हुए शिव से बोलती है, पहले ईशान को चुप कराओ तुम और ये बिना पंखों के उड़ते हुए फालतू के सपने देखना बंद कर दो, नहीं तो पापा बनना तो दूर की बात है, बीबी भी नहीं मिलेगी तुमको। स्मर्क। मैथिली की बात सुन शिव का मुंह बन जाता है अनअम्यूज्ड। अब वो आगे कुछ नहीं बोलता और ईशान को चुप कराने में लग जाता है, जो कि अभी भी सुबक रहा था। शिव के इधर उधर टहल कर ईशान को चुप कराने से ईशान जल्दी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद चुप हो जाता है और धीरे धीरे अपनी आंखें भी बंद करने लगता है। ईशान को सोते स्लीपिंग देख शिव चैन की सांस लेता है और अपने में ही बोलता है, ये सब अरमान की वजह से हुआ है, खुद वहां मजे कर रहा है और यहाँ मुझे बिना शादी के बिना बीबी के ही बाप बना दिया है। एंग्री साले के लिए मैंने इतना कुछ किया और अब उसका बच्चा भी संभाल रहा हूँ। खुद ने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा और यहाँ मुझे एक फ्लाइंग किस तक नहीं मिली और उस जमाल घोटे ने एक थैंक यू तक नहीं बोला मुझे। अरमान तू आज मजे कर ले, कल सुबह मैं तुझे बताता हूँ। तेरे और तेरे इस शैतान बेटे की वजह मैं 2 पल अपनी बेबी के साथ प्यार की बातें नहीं कर पाया। एंग्री एंग्री। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। शिव अपने में ही ये बड़बड़ा रहा था। तभी मैथिली कहती हैं, शिव ईशान सो गया है, अब तुम उसको लेकर क्यों घूम रहे हो, यहाँ लाओ बेड पर लेटा दो। मैथिली की बात सुन शिव हाँ में सिर हिलाता है और फिर बेड पर अच्छे से ईशान को लेटा देता है। ईशान को लेटाते ही शिव अपना हाथ पकड़ बोलता है, आई आई रेडिजी मेरे हाथ टूट गए, आ टायर्ड। शिव का ये रोना सुन मैथिली अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, शिव क्या नौटंकी कर रहे हो, फालतू शोर मचा रहे हो, तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे भी नींद आ रही है। ये बोलते हुए मैथिली जल्दी से ईशान को हक कर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। अब मैथिली को सच में नींद आ रही है या ये उसकी शिव से बचने की टेक्निक है, ये तो वही जाने हो के जेस्चर। मैथिली के ऐसे आंखें बंद लेने से अंडरस्को शिव वो बस मुंह हैंगवश्ड खोले मैथिली को देखता रहता है। उसने सोचा था अब ईशान सो गया है तो अब उसे मौका मिलेगा, ज्यादा नहीं पर एक किस तो मिल ही सकती है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी बेबी सो गई। वरीड बेचारा शिव, अनअम्यूज्ड, कुछ नहीं मिला उसको। पर फिर भी शिव आखिरी कोशिश करता है इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कुछ मिल जाए, लिप पर तो नहीं गाल पर ही किस, थ्रोइंग किसेस मिल जाए, नहीं तो शायद फ्लाइंग किस, किसिंग तो मिल ही जाएगी। कुछ तो मिलेगा ही। यमी फेस डॉट डॉट डॉट। इसी चाह में शिव मैथिली को बुलाता है। बे बी। शिव पूरा बोलता उससे पहले ही उसे मैथिली की जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज आने लगती है। स्लीपिंग मतलब मैथिली सच में ही सो गई, जिसे सुन शिव शॉक्ड हो जाता है, रश्ड फेस, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसकी बेबी ऐसे खर्राटे लेते हुए सोती है। मैथिली के खर्राटे सुन शिव सदमे में ही खड़ा रह जाता है। वो ऐसे ही सदमे में ही बोलता है, मेरी ही किस्मत में ऐसे लोग हैं, मैं कुछ भी कर लूँ किसी को मेरी कदर ही नहीं है, सब एक जैसे हैं, काम हुआ और मुझे भूल जाते हैं सब। जैसा भाई वैसी उसकी बहन और वैसा ही उसका बेटा, कौन से शुभ मुहूर्त में ये सब मुझे मिले थे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। ये बोलते हुए शिव मैथिली के रूम से चला जाता है। बेचारा शिव, थ्रोइंग किसेस। मुझसे शिव का दुख देखा नहीं जा रहा, तो शिव की मैं शादी करा दूं। क्या बोलते हो आप लोग, या फिर शिव के लिए कोई और आ जाए, क्योंकि मैथिली तो शिव को भाव ही नहीं देती है।
एपिसोड 63 ईशान से सप्रेशन। वो ऐसे ही सदमे में ही बोलता है, मेरी ही किस्मत में ऐसे लोग हैं, मैं कुछ भी कर लूँ किसी को मेरी कदर ही नहीं है, सब एक जैसे हैं, काम हुआ और मुझे भूल जाते हैं सब। जैसा भाई वैसी उसकी बहन और वैसा ही उसका बेटा। कौन से शुभ मुहूर्त में ये सब मुझे मिले थे। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। ये बोलते हुए शिव मैथिली के रूम से चला जाता है। अब आगे। पहले तो शिव मुंह बनाए हुए मैथिली के रूम से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दांत दिखाते हुए वापस आ जाता था ग्रिन। और गेट पर खड़े होकर बोलता है, बेबी। ग्रिन। जैसे ही शिव बेबी बोलता है, मैथिली उसको हक कर लेती है और शिव भी मैथिली को हक कर लेता है। एक दूसरे को हक करने के बाद दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे की फेस की तरफ देख हंसने लगते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि दोनों ने जो अभी नौटंकी की थी ना, उसकी वजह से। इनके प्यार करने का यही तरीका है। शिव मैथिली बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उन्हें पता है कब कौन सीरियस है, कब कौन मजाक या नाटक कर रहा है। मैथिली ने जोर जोर से खर्राटे लेकर सोने की नौटंकी की तो शिव ने भी मैथिली से बिना कुछ बोले मुंह बना रूम से जाने की नौटंकी की। और जब शिव रूम से चला गया तो मैथिली अपना नाटक बंद कर रूम के गेट पास खड़े होकर शिव का वेट करने लगी, क्योंकि मैथिली को अच्छे से पता है शिव फिर से लौट कर आएगा। और वहीं शिव को भी पता था वो अब दोबारा मैथिली के पास जाएगा तो मैथिली उसका वेट कर रही होगी, इसलिए शिव पहले से ही दांत दिखाते हुए आता है। ग्रिन दोनों को एक दूसरे को टीज करके प्यार करने में ज्यादा मजा आता है। यक। कोष्टक। मैथिली शिव अपनी ही नौटंकी पर हंस रहे थे, लेकिन शिव थोड़ा जोर से हंस देता है। मैथिली शिव के हाथ में हल्के से मार बोलती है, शश। शिव थोड़ा धीरे हंसो नहीं तो ईशान जग जाएगा। मैथिली की बात सुन शिव हंसना बंद कर देता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं फ्लो में इस ईशान छोटे बॉडीगार्ड के बारे में भूल ही गया था। शिव की बात पर मैथिली हल्के से हंसते हुए बोलती है, शिव क्या बोल रहे हो, तुम भी छोटा बॉडीगार्ड। ओपन माउथ स्माइल। शिव कहता है, और नहीं तो क्या, देखा नहीं तुमने कैसे हम दोनों पर नजर रखा हुआ था इस शैतान ने। मैथिली कहती हैं, हाँ ये तो तुमने सही कहा। ग्रिन, आज इसने परेशान कर दिया, पर अब सो गया तो राहत मिली, वरना मुझे लगा था आज ईशान पूरी रात रोने वाला है। मैथिली की इस बात पर शिव कहता है, बेबी अब तो बॉडीगार्ड सो चुका है तो मुझे कुछ मिलेगा क्या। ये बात शिव मैथिली के होंठों की तरफ देखते हुए बोलता है। अपने होंठों की तरफ शिव को देखते देख मैथिली समझ जाती है शिव क्या चाहता है। तो मैथिली शिव के नेक पर अपने हाथ रैप करते हुए बोलती है, पूंछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मना करूंगी और तुम मान ही जाओगे। शिव मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट बेबी। विंकिंग फेस। ये बोल शिव अपने होंठ मैथिली के होंठों पर रख देता है और उसे पैशनेटली थ्रोइंग किसेस करने लगता है। और मैथिली भी शिव का पूरा साथ देती है। स्माइलिंग फेस, टंग आउट। सी नो इवल। मतलब आज रात शिव ने भी प्यार की नया में डूब की तो नहीं, लेकिन तैराक तो लिया ही। इनको तैरने दो, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कोष्टक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। सूरज का चेहरा। अरमान श्रुति के रूम में। श्रुति अरमान के ऊपर लेटे हुए सुकून से सो रही थी और अरमान वो श्रुति को होल्ड किए हुए सो रहा था। पर चिड़िया चूजा की चहचहाहट दोनों की सुकून भरी नींद को डिस्टर्ब करने लगती है। इसी वजह से अरमान थोड़ा सा कसमसाता और श्रुति को और टाइटली होल्ड करके फिर से सो जाता है। स्लीपिंग। लेकिन पहले तो चिड़िया की चहचहाहट और फिर अरमान का श्रुति को और टाइटली होल्ड करना, इन सब की वजह से श्रुति की नींद खुल जाती है। श्रुति आंखें खोलती है और अपने आप को अरमान के ऊपर देख शर्मा जाती है, रिलीव्ड फेस। उसे कल रात अपने और अरमान के बीच हुए प्यार के सारे मोमेंट याद आने लगते हैं, जिससे श्रुति के गाल अपने आप लाल होने लगते हैं। श्रुति शर्माते हुए ही अपना सिर उठा अरमान के फेस की तरफ देखती है। अपने हबी का हैंडसम चेहरा देख और पीसफुली सोता देख श्रुति के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। स्माइलिंग फेस। श्रुति प्यार से अरमान के चेहरे को निहारते हुए बोलती है, सोते हुए भी कितने हैंडसम लग रहे हैं मेरे हबी, और इनके ये मेसी से हेयर कितने अच्छे लगते हैं इनके ऊपर। ग्रिन। ये बोल श्रुति अरमान के हेयर को अपने हाथों से और मेसी कर देती है। कुछ देर श्रुति ऐसे ही लव आई से अरमान को निहारती रहती है, फिर अपने फेस को अरमान के फेस करीब ले जाती है और अरमान के होंठ पर छोटू सा किसिंग कर बोलती है, लव यू हबी। आज की सुबह मेरी लाइफ की सबसे प्यारी सुबह है, क्योंकि आज मैंने उठते ही अपने हबी अपने लव आपका चेहरा देखा है। ये बोल श्रुति एक बार फिर अरमान के होंठ पर छोटू सा किसिंग कर देती है। अब श्रुति बार बार यही कर रही थी, पहले थोड़ा अरमान का चेहरा निहारती, फिर उसके होंठों पर किसिंग कर देती। श्रुति को ऐसा करते हुए मजा आ रहा था। ग्रिन। लेकिन श्रुति के ऐसा करने से अरमान की नींद खुल जाती है, और जब अब श्रुति अरमान के होंठ पर किसिंग कर दूर होने लगती है, तो अरमान श्रुति के होंठ पर काट देता है। टंग आउट। अरमान के काटने से श्रुति बड़ी बड़ी आंखें फ्लश कर अरमान को देखने लगती है और बोलती है, आप जग रहे थे। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है,
नहीं अंडरस्कोर मैं जग नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारे इस थोड़े थोड़े प्यार की वजह से मेरी नींद खुल गई। अगर तुम्हें किस करना है तो एक बार में कर लो, ये थोड़ा थोड़ा कर मेरा मन ना बहकाओ, नहीं तो बाद में तुम ही पछताओगी। आगे अरमान टीजिंग टोन में कहता है। श्रुति लगता है तुम शायद भूल गई हो कि हम अभी भी बिना कपड़ों के ही है, तभी तुम ऐसी गलती कर रही हो। विंकिंग फेस। अरमान की बात सुन श्रुति अब और बड़ी बड़ी फ्लश्ड फ्लश्ड आंखें कर अरमान को देखने लगती है। फिर अपने आप को देखती है। जब श्रुति अपने आप को देखती है तो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि श्रुति ने कपड़े पहने थे, भले पूरे नहीं, लेकिन उसने अरमान की शर्ट पहनी हुई थी। ग्रिन ग्रिन आप लोग डरना मत, अरमान ने भी शर्ट तो नहीं लेकिन लोअर पहन रखा है, तो कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना। डॉट डॉट। श्रुति ने भले अरमान की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अरमान की बात से शर्मा जाती है, इसलिए वो अरमान की सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोलती है, बहुत बेशर्म है आप, कोई ऐसे बोलता है क्या? सी नो इवल। श्रुति के ऐसे शर्माने से अब अरमान श्रुति को और छेड़ते हुए बोलता है, श्रुति अब जब तुमने मेरे मन को बहका ही दिया है तो एक बार सुबह भी हो जाए। क्या बोलती हो तुम? विंकिंग फेस। अरमान के ऐसा बोलने से अब श्रुति और शर्मा सी नो इवल जाती है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान की बात का कुछ हाँ में जवाब दे दे। फिर बड़ी मुश्किल से श्रुति बोलती कुछ नहीं है, बस न में सिर हिला देती है, जो देख अरमान हंसने लगता है। ग्रिन ग्रिन। थोड़ी देर बाद अरमान हंसना बंद कर देता है, लेकिन श्रुति उसका शर्माना अभी भी कम नहीं हुआ था, वो अभी भी अरमान के सीने में चेहरा छुपाई हुई थी। तो अरमान कहता है, श्रुति तुम अब ऐसे ही कब तक शर्माओगी? चलो मेरी तरफ देखो और मुझे मेरी मोनिक किस दो। श्रुति सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? श्रुति। अरमान के इतना बोलने पर श्रुति धीरे से सिर उठा अरमान की तरफ देखती है, जो देख अरमान कहता है, देख क्या रही हो, मोनिक किस दो। विंकिंग फेस। अरमान के ये बोलते ही श्रुति उसके के फेस के करीब जा बोलती है, गुड मॉर्निंग हबी। ये बोल श्रुति अपने होंठ अरमान के होंठ पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। अरमान भी श्रुति को किस करने लगता है। महिला दिल चुंबन का चिन्ह, महिला महिला दिल चुंबन का चिन्ह महिला। अरमान श्रुति अपनी गुड मॉर्निंग किस करने में बिजी होते हैं, तभी उन्हें ईशान की आवाज आती है, जो कि मम्मा मम्मा बोल रहा था। पहले तो अरमान श्रुति ईशान की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब दोनों को ईशान की आवाज और तेज सुनाई देने लगती है, दोनों चौंक जाते हैं। फ्लश्ड। श्रुति अरमान से कहती है, अरमान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ईशान मुझे बुला रहा है और वो हमारे रूम की तरफ आ रहा है। श्रुति ये बोलती ही है, तभी ईशान मम्मा बोलते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से रूम का गेट खोलते हुए अरमान श्रुति के रूम के अंदर आ जाता है। अब ईशान यहाँ कैसे पहुंचा, तो ये सब शिव की करामत है। सूचना केंद्र। वो अरमान को परेशान करने के लिए कपूर मैंशन से ईशान को लेकर यहाँ जल्दी आ गया और उसने जानबूझकर कर ईशान को अरमान श्रुति के रूम में भेज दिया, ये सोचकर कि ईशान अरमान के रूम के बाहर खड़े होकर रोएगा तो अरमान की रोमांटिक मॉर्निंग स्पॉइल हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से अरमान के रूम का गेट खुला था, जिस वजह ईशान रूम के अंदर ही आ गया। ईशान के रूम में आते ही श्रुति पूरे सिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, ताकि ईशान उसे देखे ना। श्रुति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्रुति ने अभी ढक के कपड़े नहीं पहने हुए थे और ईशान जब भी बाहर से आता है वो सबसे पहले श्रुति के ऊपर ही कूदता है, ओके जेस्चर। लेकिन श्रुति के छुपने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ईशान श्रुति को देख लेता है, जो ब्लैंकेट ओढ़े अरमान के ऊपर लेटी हुई थी। और जैसा श्रुति ने सोचा था वही हुआ, ईशान श्रुति को देख मासूमियत से मम्मा मम्मा बोलते हुए श्रुति के पास आ जाता है और वो श्रुति ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी उसी खींचने लगता है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। ब्लैंकेट को खींचता हुआ महसूस कर श्रुति ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए ही अरमान के चेस्ट पर मारते हुए बोलती है, अरमान आप क्या कर रहे हैं? ईशान को रोकिए ना, आपको पता है ना अभी मैं ऐसी हालत में नहीं कि ईशान के सामने आ सकूं। अरमान आप यही है ना? श्रुति की बात का अरमान कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो डन लुक से ईशान को देखते हुए सोच रहा था, मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही टाइम पर क्यों आता है? ये सोच अरमान अविश्वास से अपना सिर हिला देता है। शिव का प्लान काम कर गया, उसने अरमान की रोमांटिक मॉर्निंग बिगाड़ ही दी। ओके जेस्चर। अब अरमान कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो श्रुति से कहता है, श्रुति तुम उठो फिर मैं ईशान को पकड़ता हूँ। अरमान की बात सुन श्रुति पूरा ब्लैंकेट समेटे हुए अरमान के ऊपर से लुढ़क कर बेड पर लेट जाती है। ग्रिन ग्रिन। इसके बाद अरमान ईशान को अपनी गोद में उठा रूम से बाहर चला जाता है, ताकि श्रुति चेंज कर सके। एक बच्चे ने सबको इतना परेशान कर रखा है, जब दो होंगे तो क्या होगा? ओके जेस्चर। कल तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था शिव के लिए दूसरी लड़की ले आऊं और आप लोग मान भी गए। क्यों आपको शिव के साथ मैथिली अच्छी नहीं लगती क्या? एपिसोड 64 पजेसिव ईशान। श्रुति तुम उठो फिर मैं ईशान को पकड़ता हूँ। अरमान की बात सुन श्रुति पूरा ब्लैंकेट समेटे हुए अरमान के ऊपर से लुढ़क कर बेड पर लेट जाती है। ग्रिन। इसके बाद अरमान ईशान को अपनी गोद में उठा रूम से बाहर चला जाता है।
ताकि श्रुति चेंज कर सके। अब आगे, अरमान बिना शर्ट पहने हुए ही ईशान को गोद में लिए हुए रूम से बाहर निकलता है। बाहर शिव पहले से ही अरमान के मजे लेने के लिए खड़ा था, और अरमान को ऐसे देख वो जोर जोर से हंसने लगता है। शिव को हंसता देख अरमान को समझ आ जाता है, ये सब शिव ने जानबूझकर किया है। अरमान शिव को घूरता है और बोलता है, शिव आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। एंग्री। शिव हंसते हुए आंख मटकाते हुए कहता है, आया मजा सुबह सुबह, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? शिव की बात सुन अरमान खिसिया लुक ऑफ ट्रायम्फ जाता है। वो ईशान को अपनी गोद से नीचे उतार उससे कहता है, बेबी तुम यहीं रुको, डैडी अभी इसका शिव खून करके आते हैं। ये बोल अरमान शिव के पास गुस्से से जाता है। पाउटिंग। अरमान शिव को कुछ करता या बोलता उससे पहले ही शिव वहां से नीचे होल साइड भाग जाता है। लेकिन आज अरमान शिव से इतना चिढ़ एंग्री गया था कि वो आज शिव को छोड़ने नहीं वाला, इसलिए वो भी शिव के पीछे दौड़ते हुए जाता है। और अरमान के पीछे ईशान भी अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए ये बोलते हुए जाता है, डैडी मैं भी चाचू को मरूंगा। शिव, अरमान, ईशान तीनों ही होल में आ जाते हैं। पूरे होल में शिव और अरमान पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। शिव अरमान को चिड़ा चिड़ा इधर उधर भाग रहा था और अरमान गुस्से पाउटिंग से आग बाबूला होकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज दोनों दोस्त बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे, और ईशान वो बड़ों के बीच में न पड़ने की सोच सोफे पर बैठ अपने डैडी और चाचू की चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई का ताली बजाते हुए और खिलखिलाकर हंसते हुए मजे ले रहा था। ग्रिन। कुछ देर बाद श्रुति भी चेंज करके नीचे आती है, और वो अरमान शिव को ऐसे पूरे होल में भागते देख हैरान हो जाती है। ओपन माउथ फेस। उसे समझ नहीं आता यहाँ हो क्या रहा है। श्रुति अरमान या शिव से कुछ कहती उससे पहले ही ईशान श्रुति को देख उसे अपने पास सोफे पर बैठने को कहता है और हंसते हुए बोलता है, मम्मा ये डैडी और चाचू की लड़ाई बहुत अच्छी है, टॉम एंड जेरी से भी अच्छी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ईशान की बात सुन श्रुति अरमान शिव की तरफ देखती जो अभी भी अपने ही भागम भाग में थे। उन्हें ऐसे देख अब श्रुति को भी लगता है हाँ ईशान सही बोल रहा है, ये लड़ाई देखने में मजा आएगा। ओ भाई ये माँ बेटे तो एक जैसे निकले। ओके जेस्चर। अब श्रुति और ईशान दोनों माँ बेटे सोफे पर आलती पालती मार आराम से बैठ जाते हैं, और मजे से सुबह सुबह अरमान शिव की भागम भाग वाली लड़ाई को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अरमान और शिव अभी भी पूरे होल में इधर उधर भाग ही रहे थे। शिव अरमान की पकड़ में आ भी जाता था, लेकिन अरमान अभी शर्टलेस था और शिव इसी बात का फायदा उठाकर अरमान को गुदगुदी कर उसके चंगुल से बच निकलता था और फिर से अरमान को चिढ़ाने लगता। काफी देर ऐसे ही पकड़म पकड़ाई कर अरमान शिव थक जाते हैं तो दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। बैठते दोनों साथ में ही है, ये नहीं कि अलग अलग बैठे। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों पाउटिंग पाउटिंग से देखते हैं, लेकिन फिर कुछ सेकंड में दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि अरमान शिव दोनों को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब दोनों साथ में रहते थे पहले ऐसा रोज करते थे, और आज फिर से बचपन की वही हरकत कर दोनों को बहुत मजा आया। अब तो ये मस्ती मजाक नोक झोंक ये सब अरमान श्रुति की लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया था। इन सब के बिना तो इनका एक भी दिन नहीं गुजरता। ये सब न हो तो लगता था आज का दिन अच्छा नहीं गया। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और 15 दिन बीत जाते हैं। ये 15 दिन कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इन 15 दिनों में सभी की लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका था। किसी के घर नन्हा या नन्ही मेहमान आने वाला या वाली थी, और इस नन्हे मेहमान के आने से सभी खुश थे, लेकिन श्रुति, राहुल, रेखा बहुत खुश थे, क्योंकि रेखा राहुल मम्मी पापा जो बनने वाले हैं और श्रुति बुआ। ग्रिन। इन 15 दिनों के बीच शिव और मैथिली की भी लाइफ चेंज हो चुकी थी। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ही जल्द हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं। दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है, और ये सब कैसे हुआ मैं बताती हूँ ना। अरमान श्रुति को अपनी मैरिड लाइफ में खुश देख शिव और मैथिली का भी शादी करने का मन हो गया। शिव तो वैसे भी पहले से ही रेडी था और फिर मैथिली भी राजी हो गई, तो फिर किस बात की देरी। शिव ने अपने मोम डैड को अपने और मैथिली के रिलेशन के बारे में पहले ही बता रखा था, और शिव के पेरेंट्स को मैथिली हमेशा से ही पसंद थी, तो उन्हें न पहले शिव और मैथिली के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम थी, नहीं अब उन्हें शिव और मैथिली की शादी से कोई दिक्कत है, बल्कि वो खुश हैं कि उनके नालायक बेटे को कोई लड़की तो पसंद करती हैं। वहीं मैथिली ने भी अपने घर पर सबको इन सब में अरमान नहीं है अपने और शिव के बारे में बता दिया। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन कपूर परिवार के लोग बड़े खुले ख्यालातों के हैं। उन्हें जात पात से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस ये चाहिए उनके बच्चे खुश रहें, और वो शिव को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस फिर क्या वो भी मान गए शिव और मैथिली के रिश्ते के लिए। इसके बाद दादाजी और शिव के डैड ने कॉल पर बात की और इनके शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अभी शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि शिव के मोम डैड जब इंडिया आएंगे तभी सब होगा। मतलब अब तो मैथिली और शिव की लाइफ में बल्ले ही बल्ले है, सभी दोनों के लिए खुश हैं। बल्कि अब कपूर परिवार दुगना खुश है, क्योंकि एक तरफ मैथिली का रिश्ता पक्का हो गया तो दूसरी तरफ उन्हें अपना पुराना हंसने मुस्कुराने वाला अरमान वापस मिल गया।
अरमान ने सभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और सब ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था जो उन्हें अब मिल चुका है। इन सब नए बदलाव से सभी बहुत खुश थे पर सिवाय अरमान के। अरमान भी खुश था लेकिन वो अपनी लाइफ के कुछ बदलावों से परेशान था और अरमान की परेशानी का रीजन शिव और ईशान थे, वो इसलिए क्योंकि शिव ने न जाने ईशान को क्या ऐसा सिखा दिया कि अरमान जब भी श्रुति के पास जाता ईशान दोनों के बीच में आ जाता। ईशान अपनी मम्मा के लिए इतना पॉसेसिव था कि वो अरमान को श्रुति के करीब ही नहीं आने देता था। पूरा दिन श्रुति से चिपका रहता और उससे बोलता, मम्मा आप डैडी के पास मत जाना। और रात में तो ईशान हद ही कर देता, कभी बिना मतलब के रोने लगता ताकि उसकी मम्मा का पूरा अटेंशन उसकी तरफ हो, वो अरमान पर कोई ध्यान न दें। ईशान अरमान श्रुति के बीच में अपने हाथ पैर फैला कर सोता था, मतलब ईशान पूरी कोशिश करता कि उसकी मम्मा डैडी के पास न जाए। हे राम ये बच्चा। और अभी भी ईशान यही करता है। इस वक्त रात का समय था। श्रुति रूम में होती है और कुछ कर रही होती हैं। तभी बाहर से अरमान आता है और श्रुति को बेखक कर लेता है और खुशी से बोलता है, क्या कर रही हो वाइफी? श्रुति मुस्कुराते हुए कहती हैं, काम कर रही हूँ। श्रुति की बात सुन अरमान श्रुति को अपनी बाहों में उठा बेड साइड जाते हुए बोलता है, ये काम बाद में करना, पहले मुझे अपना काम करने दो। विंकिंग फेस ये बोल अरमान श्रुति को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति बोलती है, क्या बात है आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हैं और खुश भी बहुत लग रहे हैं। कहीं आपकी खुशी राज ये तो नहीं है कि ईशान नहीं है यहाँ पर? ये बोल श्रुति हंसने लगती है। ईशान का नाम सुन अरमान मुंह अनम्यूज्ड बनाते हुए कहता है, नाम मत लो उस शैतान का। फिर अरमान आगे खुशी से बोलता है, आज ईशान यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे सुलाकर उसे उसके रूम में लेटा दिया है। श्रुति कहती है, अच्छा। अरमान बोलता है, हाँ अंडस्को, और तुम अब इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत कराओ मेरा। जिसके लिए मैंने ईशान को सुलाया है वो तो मुझे करने दो। ये बोल अरमान श्रुति के नेक पर किस करने लगता है। अरमान श्रुति के नेक पर किस करना शुरू ही करता है। तभी श्रुति अरमान से कहती हैं, अरमान रुक जाए। श्रुति के ऐसा बोलने अरमान रुक जाता है और श्रुति की फेस की तरफ देखता है। वो देखता है कि श्रुति बड़ी बड़ी आंखें फ्लश्ड कर दरवाजे की तरफ देख रही है। श्रुति का ऐसा रिएक्शन देख अरमान समझ जाता है कि दरवाजे पर कौन है जो श्रुति ऐसे देख रही है। अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोलता है, ये जग कैसे गया, एक्सप्रेशनलेस। फिर अरमान आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखता है जहां ईशान अपने हाथों को फोल्ड किए हुए गुस्से से अपने डैडी को घूरते एंग्री हुए ऐसे खड़ा था जैसे वो कहीं का डॉन हो। लेकिन ऐसे ईशान डॉन कम और क्यूट ज्यादा लग रहा था। किसिंग। ईशान को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अरमान श्रुति के ऊपर से उठ श्रुति से दूर बेड के एक साइड में बैठ जाता है। फिर ईशान की तरफ देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रुति साइड हो जाओ, छोटे नवाब आ चुके हैं, उनके लिए जगह बनाओ, छोटे नवाब को फैलकर सोने की आदत है। एक्सप्रेशनलेस। अरमान की बात सुन श्रुति को हंसी आने लगती है लेकिन वो हंसती नहीं है क्योंकि अरमान का मूड बिगड़ा हुआ था। वो चुपचाप बेड के दूसरे साइड चली जाती है। ईशान देखता है कि श्रुति और अरमान बेड पर अपनी अपनी साइड पर जा चुके हैं तो वो वैसे ही हाथों को फोल्ड किए हुए अरमान को घूरते एंग्री हुए रौबदार तरीके से रूम के अंदर आता है और बेड पर आकर श्रुति के ऊपर लेट जाता है और अपनी तोतली आवाज में बोलता है, मम्मा मैं आ गया, आपने मुझे मिस किया। श्रुति ईशान के गाल पर किस कर बोलती है, हूँ बहुत सारा बेबी थ्रोइंग किसेस। श्रुति ईशान का ये प्यार देख अरमान बोलता है, मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे भी कोई मिस कर लो। अनम्यूज्ड ये बोलते हुए अरमान श्रुति का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ईशान श्रुति का हाथ अपनी तरफ कर लेता है। बेचारे अरमान का हाथ खाली ही रह जाता है। नो माउथ फेस। अब अरमान न कुछ बोलता है न करता है क्योंकि इसके आगे अरमान ने और हरकत करी न तो ईशान रोना चालू कर देगा, फिर उसकी सारी रात बांसुरी बजती रहेगी। इसलिए अरमान और रिस्क नहीं लेता और सो जाता है, कम से कम ऐसे में चैन से सोने को तो मिलेगा। स्लीपिंग। अरमान के सोने के बाद ईशान भी अपने हाथ पैर फैलाकर सो जाता है। अरमान और ईशान के सोने के बाद श्रुति क्या करेगी, जग कर तो वो भी सो जाती है। स्लीपिंग। एपिसोड 65 द गेम इज ओ। इसलिए अरमान और रिस्क नहीं लेता और सो जाता है, कम से कम ऐसे में चैन से सोने को तो मिलेगा। स्लीपिंग। अरमान के सोने के बाद ईशान भी अपने हाथ पैर फैलाकर सो जाता है। अरमान और ईशान के सोने के बाद श्रुति क्या करेगी, जग कर तो वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे। अरमान के ऑफिस में अरमान गुस्से से एक फाइल डेस्क पर पटकता है और आदित्य से बोलता है, आदित्य कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में ये सब क्या चल रहा है, कुछ सही से है ही नहीं। न प्रॉफिट का पता चल रहा न लॉस का, कौन सा पैसा कहाँ गया कहाँ से आया कुछ भी सही से नहीं है, ये सब है क्या। अरमान का गुस्सा देख आदित्य डरते हुए बोलता है, सर अकाउंट डिपार्टमेंट का सारा लेखा जोखा मिस्टर दत्ता देखते थे।
पर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अचानक बिना किसी नोटिस के जॉब छोड़ दी। उनके जाने के बाद और भी लोग जो थे डिपार्टमेंट में उन्होंने उनका काम करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाए। आदित्य की बात सुन अरमान गुस्से से कहता है, ये कोई लोकल दुकान है क्या जो बिना किसी नोटिस के मिस्टर दत्ता जॉब छोड़कर चले गए? आदित्य बोलता है, सर मैंने उनकी इस गलती के लिए नोटिस भेजा था कि ऐसे बिना किसी नोटिस के वो जॉब नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। वो बोलते हैं वो कोई भी पेनल्टी पे करने के लिए रेडी है लेकिन अब वो हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे। आदित्य की इस बात पर अरमान कहता है, ये मिस्टर दत्ता का मैटर तुम बाद में देखना, पहले किसी न्यू को हायर करो जो ये सब अच्छे से देख सके, वरना ऐसा ही चलता रहा तो चीजें और बिगड़ती जाएंगी। आदित्य बोलता है, सर मैंने एक दे दिया है, इस पोस्ट के लिए कल से इंटरव्यू है। इन सब बातों को करने के बाद अरमान और आदित्य दोनों अरमान के ऑफिस से निकल नीचे कंपनी के पार्किंग में आते हैं और कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि अरमान की मीटिंग होती किसी क्लाइंट के साथ अंडरस्को। जैसे ही अरमान की कार कंपनी के सामने से निकल कुछ दूर जाती है, एक ब्लैक कलर की कार अरमान की कार से कुछ दूरी बना उसका पीछा करने लगती है। ये ब्लैक कार अरमान की कार से कुछ दूरी पर होती है, इसलिए अरमान या आदित्य दोनों को ही बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ आधे घंटे बाद अरमान की कार एक होटल के सामने आकर रुकती है। अरमान और आदित्य दोनों कार से बाहर आते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। अरमान और आदित्य के होटल के अंदर जाने के बाद वही ब्लैक कलर की कार जो अरमान की कार का पीछा कर रही थी वो आकर अरमान के कार के बगल में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद इस ब्लैक कार में से दो आदमी बाहर निकलते हैं, दोनों ने मास्क लगा रखा था। एक ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में एक बैग था, और दूसरे ने ऑल ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। यही दूसरा आदमी पहले वाले से बोलता है, तूने देख लिया न कौन हमारा टारगेट है? पहला आदमी बोलता है, सर हमारा ये रोज का काम है, एक बार जिसको देखा फिर तो काम खत्म होने के बाद ही उसकी शक्ल को भूलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, वो तो कुछ देर में पता ही चल जाएगा, तुझे तेरा काम मैंने पहले ही बता दिया है कि तुझे करना क्या है। अब वो काम तुझे इतनी सफाई से करना है कि किसी को कुछ भी पता न चले कब क्या और कैसे हुआ। पहले वाला आदमी कहता है, सर मैंने कहा न ये मेरा रोज का काम है, अगर गलतियां करने लग गए तो हमारा तो धंधा पानी ही बंद हो जाएगा, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती अपने काम में, आप तो बस पैसे रेडी रखो। ये बोल ये आदमी अपने हाथ में बैग पकड़े हुए होटल के अंदर न जाकर उसके बैक साइड चला जाता है। इस आदमी के जाने के बाद वो दूसरा आदमी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और स्मर्क करते हुए मास्क को देखते हुए बोलता है, अभी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। ये बोल वो आदमी मास्क को अपनी पॉकेट में रख लेता है। लगभग 2 से ढाई घंटे बाद अरमान और आदित्य मीटिंग अटेंड कर आपस में ही बातें करते हुए होटल से बाहर आते हैं और जहां अपनी कार पार्क करी थी वहां जाते हैं। अरमान और आदित्य अपनी कार के पास आते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके कार के बगल में वो ब्लैक कार अभी भी खड़ी थी और वो ऐसे खड़ी थी जिससे अरमान अपनी कार पार्किंग से निकाल ही ना पाए। ये सब देख अरमान आंखें रोल करते हुए बोलता है, अब ये कौन बेवकूफ़ है जो ऐसे कार पार्क करके गया है? आज पता नहीं क्यों सुबह से ही सब गलत हो रहा है और अब ये। अरमान अब को गुस्सा आने लगती है। अरमान को फिर से गुस्से में आते देख आदित्य बोलता है, सर आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी ये कार हटवाता हूँ। ये बोल आदित्य अरमान से थोड़ा दूर जा इधर उधर देखने लगता है कि ये कार किसकी है, पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो होटल के गेट पर खड़े गार्ड के पास जाने लगता है। और अरमान अभी भी वहीं परेशानी से खड़ा था। अरमान को परेशान देख किसी के फेस बड़ी सी स्माइल दी, ये वही आदमी था जिसने अरमान के कार के सामने अपनी कार पार्क की थी और वो अभी भी अरमान पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था। अरमान को अकेले खड़े देख वो आदमी अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और बोलता है, सब कुछ रेडी है। कॉल के दूसरे साइड वाला आदमी बोलता है, हाँ हाँ में रिप्लाई पाकर वो आदमी अब गुस्से से अरमान को देखता है और अपने मन में बोलता है, द गेम इज ऑन मिस्टर अरमान कपूर, स्माइल विद हॉर्न्स। ये मन में बोल वो आदमी कॉल पर बात कर रहे आदमी से बोलता है, शूट स्माइल विद हॉर्न्स। जैसे ही ये आदमी शूट बोलता है, कहीं से गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली आकर अरमान के सीने में लगती है। जैसे ही गोली अरमान को लगती है वो आदमी जिसने अरमान पर गोली चलवाई वो कॉल कट करता है और घबराहट वाला चेहरा बना हेमेन चिल्लाते हुए अरमान की तरफ भागता है। वहीं गोली चलने की आवाज सुन आदित्य जो होटल के गार्ड से बात कर रहा था वो पीछे मुड़कर देखता है और गोली अरमान को लगते देख वो अरमान सर चिल्लाते हुए अरमान की तरफ भागता है। अंडस्को आदित्य के पीछे होटल का गार्ड और भी लोग आते हैं और कुछ गार्ड उधर भी जाते हैं जहां से गोली चली थी। लेकिन आदित्य अरमान से ज्यादा दूर था, इसलिए उससे पहले वो आदमी अरमान के पास आ उसके सामने खड़ा हो जाता है। एक बार फिर गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली उस आदमी के हाथ के बाजू को घायल करते हुए फिर से अरमान के सीने पर आकर लगती है।
इस दूसरी गोली के अरमान को लगते ही आदित्य अरमान सर चिल्लाते हुए अरमान के पास पहुंच जाता है। गोली लगने से अरमान की पूरी शर्ट खून से लथपथ हो चुकी थी और दर्द से अरमान की आंखें भर चुकी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। दो गोली लगने की वजह से अरमान खुद को संभाल नहीं पाता और गिरने लगता है। लेकिन आदित्य उसे पकड़ लेता है और आदित्य के साथ वो आदमी भी अरमान को पकड़ता है। जैसे ही वो आदमी अरमान को हाथ लगाता है, अरमान दर्द में था फिर भी वो उस आदमी का हाथ झटक देता है और गुस्से से लाल आंखों से उस आदमी को देखता है। अरमान को नहीं पता कि ये सब उस आदमी ने ही किया है, लेकिन उस आदमी का छूना अरमान को अच्छा नहीं लगता है। कोष्टक अरमान के ऐसा करने से वो आदमी भी अरमान को गुस्से से देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। लेकिन अरमान पर गोली का असर और बढ़ जाता है जिससे उसकी आंखें बंद होने लगती है। अरमान को आंखें बंद करता देख आदित्य घबराते हुए बोलता है, सर आप ठीक तो है? सर प्लीज आंखें बंद करना, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। आदित्य ये बोलता ही रह जाता है। तभी अरमान अपनी आंखें बंद कर पूरी तरह से आदित्य के ऊपर गिर जाता है। अरमान को ऐसा देख आदित्य और घबरा जाता। एक तो ये सब अचानक हो गया, फिर आदित्य अकेले। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर भी आदित्य खुद को मजबूत करता है और गार्ड पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हमारी गाड़ी निकलवाओ, मुझे सर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आदित्य के ये बोलने पर वो आदमी जो अभी तक अरमान को गुस्से से देख रहा था, वो आदित्य की तरफ देखता है और ऐसे नाटक करते हुए बोलता है जैसे उसे अरमान की कितनी फिक्र हो। वो बोलता है, हाँ इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं कुछ बुरा हो सकता है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ इनको हॉस्पिटल ले जाने में। मेरी कार यहीं पर है, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। वरीड ये बोल वो आदमी अरमान के पास से उठता है और अपनी कार का गेट खोलता है। क्योंकि उस आदमी की कार वहीं थी जहां पर अरमान और आदित्य है, तो आदित्य कुछ सोचता नहीं और अरमान को उस आदमी की कार में ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य और कुछ लोग और मिलकर अरमान को उस आदमी की कार में पीछे लेटा देते हैं। अरमान के पास ही आदित्य बैठता है और वो आदमी ड्राइव करता है। आदित्य उस आदमी को कार जल्दी चलाने को बोलता है क्योंकि अब अरमान की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जैसा आदित्य बोलता है वो आदमी वही करता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी कार हॉस्पिटल के रास्ते न ले जाकर किसी और ही रास्ते में ही घुस जाता है। रोंग रास्ते में कार को मुड़ता देख आदित्य उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम ये कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल इधर नहीं। आदित्य की बात पर वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो डेविल की तरह स्मर्क करते हुए कार के फ्रंट मिरर से अरमान के फेस को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से मुरझा चुका था, जैसे उसमें जान ही ना हो। एपिसोड 66 हिमांशु मालिक। रोंग रास्ते में कार को मुड़ता देख आदित्य उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम ये कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल इधर नहीं है। आदित्य की बात पर वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो डेविल की तरह स्मर्क करते हुए कार के फ्रंट मिरर से अरमान के फेस को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से मुरझा चुका था, जैसे उसमें जान ही ना हो। अब आगे आदित्य उस आदमी पर चिल्लाता रहता है और उसे कार रोकने को बोलता है, पर वो आदमी आदित्य की बात पर न कुछ बोलता है न उसकी बात मानता है। वो अपनी ही धुन में रहता है। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी कार को अचानक रोक देता है। कार के रुकने से आदित्य बाहर की तरफ देखता है और शॉक्ड होते हुए बोलता है, ये तो। आदित्य पूरा बोलता उससे पहले वो आदमी बोलता है, ये हॉस्पिटल है, आगे ट्रैफिक था इसलिए मैं अलग रास्ते से आया ताकि हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। अब देरी न करें, चलिए हमें इन्हें अरमान अंदर ले जाना चाहिए। उस आदमी की बात सुन आदित्य अपने सेंस में आता है। फिर आदित्य और वो आदमी और कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ अरमान को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। वैसे तो ये एक पुलिस केस था, लेकिन अरमान को कौन नहीं जानता और उसका शहर में एक अलग ही रुतबा है। इसलिए डॉक्टर्स बिना देरी किए हुए अरमान का इलाज करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में अरमान का इलाज कर रहे होते हैं और बाहर वो आदमी और आदित्य वेट कर रहे थे। तभी शिव घबराया हुआ और दौड़ते हुए आता है। वो लंबी लंबी सांसें ले आदित्य से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? अरमान कहाँ है? वो ठीक है ना? शिव के इतना कुछ पूछने पर आदित्य बोलता है, सर जब मैंने आपको कॉल किया था तभी डॉक्टर्स अरमान सर को ऑपरेशन रूम में लेकर गए हैं। अभी तक उन्होंने ने कुछ नहीं बताया है अरमान सर के बारे में। और ये सब अंडर्स को आदित्य सारी बात शिव को बताता है, जो भी होटल के बाहर हुआ। फिर आगे बोलता है, मैंने पुलिस को इन सब के बारे में बताया है, वो छानबीन करने गए हैं जहां ये सब हुआ, अंडर्स को शायद कुछ पता चले ये सब किसने किया। आदित्य की बात सुन शिव कुछ नहीं कहता, वो उदासी से ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगता है जहां अरमान था। कुछ देर शिव ऐसे ही देखता रहता है। वो न जाने क्या सोच रहा था कि उसकी आंखें भर आती है। वो ऐसे ही ऑपरेशन रूम के गेट की तरफ देखते हुए भरी आवाज में बोलता है,
आदित्य, तुमने घर पर किसी को बताया अरमान के बारे में? आदित्य कहता है, सर मैंने कपूर मैंशन में कॉल कर बता दिया है। और सर की वाइफ मतलब श्रुति मैम को नहीं बताया है क्योंकि उनका नंबर नहीं था। और घर के नंबर पर किया तो किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। ये बता आदित्य चुप जाता है। लेकिन श्रुति का नाम सुन वो आदमी जो चुपचाप शिव और आदित्य की बातें सुन रहा था, गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच स्माइल विद हॉर्न्स लेता है। पर अगले ही पल वो मुस्कुराने स्माइल लगता है। बड़ा अजीब है ये तो। वहीं शिव श्रुति को कॉल कर अरमान के बारे में बताता है। अरमान को गोली लगी है ये सुन तो श्रुति के होश ही उड़ जाते हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे श्रुति की बॉडी से सोल ही निकल गई हो। वो कुछ न बोल रही थी न हिल रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। जब कॉल पर रहा शिव जोर जोर से भाभी भाभी बोलता है, तब जाके श्रुति अपने सेंस में आती है। वो रोते हुए शिव से हॉस्पिटल का नाम पूछती है। श्रुति खुद को संभालती है और ईशान को सुमन के भरोसे छोड़ जल्दी से घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही श्रुति की कार घर के मेन गेट से बाहर निकलती है, वहां पर अरमान के घर से कुछ दूरी पर हेलमेट लगाए हुए एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ था। वो अपने बगल से श्रुति की कार को जाते हुए देखता है। फिर किसी को कॉल कर बोलता है, सर आपने जिस लड़की पर नजर रखने को कहा था वो अभी कहीं बहुत जल्दी में रोते हुए जा रही है। मैं उसका पीछा करूं या नहीं? कॉल के दूसरी साइड से आवाज आती है, नहीं तुम्हें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहाँ जा रही है मुझे बहुत अच्छे से पता है। लड़का कहता है, ओके सर। वहीं हॉस्पिटल में आदित्य और वो आदमी बेंच पर बैठे हुए थे और शिव वो ऑपरेशन रूम के सामने परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन रूम के गेट के खुलते ही आदित्य और वो आदमी खड़े हो जाते हैं और शिव वो जल्दी से डॉक्टर के पास आता है। आस भरी आंखों से डॉक्टर को देखते हुए बोलता है, डॉक्टर मेरा दोस्त कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? आपने उसे ठीक कर दिया ना? प्लीज कुछ बोलिए ना डॉक्टर। शिव को इतना डरा और परेशान हुआ देख डॉक्टर शिव के कंधे पर हाथ रख बोलते हैं, आप रिलैक्स हो जाए, आपके दोस्त को कुछ नहीं हुआ है। बहुत लक्की थे मिस्टर कपूर, गोली एकदम उनके हॉट के साइड लगी थी। अगर गोली उनके हॉट पर लगती तो शायद उनको बचाना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब वो ठीक है। अरमान ठीक है। ये जान शिव राहत की सांस लेता है और उसके आंखों में ठहरे आंसू बह चलते हैं। वो अपने आंसू को पोंछता है और डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और अरमान से कब मिल सकता है ये पूछता है। डॉक्टर कहते हैं, कमजोरी की वजह से अभी अरमान बेहोश है, लेकिन जब वो अरमान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे तब शिव अरमान को देख या उससे मिल सकता है। ये बता डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वो आदमी एक बार ऑपरेशन रूम की तरफ देख स्मर्क करता है, फिर आदित्य से बोलता है, मिस्टर तुम्हारे सर अब ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ। आदित्य में हाँ सिर हिला देता है। लेकिन उस आदमी के ऐसा बोलने से अब शिव उस आदमी को नोटिस करता है जो कि शिव ने पहले अरमान की फ्रिक में उस आदमी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। शिव आदित्य से उस आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है। आदित्य बताता है, उस आदमी ने अरमान सर को हॉस्पिटल लाने में उसकी मदद की, उसी की वजह से वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचे। आदित्य की बात सुन शिव उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और थैंक यू बोलता है। आदित्य भी उसे थैंक यू कहता है। शिव और आदित्य के थैंक यू बोलने पर वो आदमी इतना अच्छा बनता है जैसे उससे अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं। वो बोलता है, अरे आप लोग मुझे थैंक यू मत बोलिए, ये सब तो मैंने इंसानियत के नाते किया है। अब इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए आप लोग मुझे थैंक यू मत बोलिए। वो आदमी की प्रवचन वाली बात पर शिव और आदित्य हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर वो आदमी आगे बोलता है, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। वो आदमी जाने लगता है, तभी शिव उसे पीछे से रोकता है, रुकिए। वो आदमी रुक जाता है और शिव को सवाल भरे नजरों से देखता है। शिव उस आदमी से पूछता है, मिस्टर आपने मेरे दोस्त की इतनी हेल्प की और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा, अंडरस्को वैसे आपका नाम क्या है? शिव के अपना नाम पूछने पर वो आदमी सीरियस लुक से एक बार शिव को देखता है, फिर आदित्य को, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा नाम हिमांशु मलिक है। स्माइल। अब आप लोगों को मेरा नाम पता चल गया ना, मैं चलता हूँ। अब मैं इस आदमी का रियल नाम यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं ये आदमी वो आदमी करते थक गई हूँ। ओके जेस्चर। इसके बाद हिमांशु यहाँ से जाता है, पर कुछ दूरी आकर कर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर शिव और आदित्य को देखता है, फिर अपने पॉकेट से मास्क निकाल उसे पहनते हुए बोलता है, स्मग बेवकूफ दोनों मारने वाले से ही थैंक यू बोल रहे थे। पर हिमांशु मलिक का काम ही ऐसा होता है कि लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। पहले मारो, रुलाओ, तड़पाओ, फिर बचाओ। ये बोल हिमांशु हंसने लगता है और यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ श्रुति हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो रोते हुए जल्दबाजी में हॉस्पिटल के अंदर आती है और इसी चक्कर में वो किसी से टकरा जाती है।
लेकिन अभी श्रुति के दिमाग में सिर्फ अरमान था, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि वो किससे टकराई, वो बस ऐसे ही सॉरी बोल जहां अरमान था वहां जाने लगती है। श्रुति तो कुछ ध्यान नहीं देती कि वो किससे टकराई थी, लेकिन जिससे श्रुति टकराई थी वो हिमांशु था, और हिमांशु तो श्रुति का फेस देखे बिना उसकी खुशबू से ही पहचान जाता है कि वो श्रुति है। हिमांशु पीछे से श्रुति को जाता हुआ देखता रहता है, फिर अपने में ही बोलता है, श्रुति, मेरी श्रुति आ गई। ये बोलते हुए हिमांशु की आंखों में चमक थी। हिमांशु भी श्रुति के पीछे जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और मन में बोलता है, ये क्या कर रहा है हिमांशु, तू पागल हो गया है क्या तू? प्रश्नवाचक चिन्ह। श्रुति तुझे पहचान लेगी। नहीं नहीं, मैं अभी श्रुति के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अभी तो मुझे इस श्रुति को और रुलाना, ये तो बस शुरुआत है। इसे लगता है कि मुझसे भागकर मुझे भुलाकर ये खुश रहेगी, लेकिन नहीं, मेरे होते हुए श्रुति मैं तुझे खुश नहीं रहने दे सकता। तू किसी और के साथ रहेगी फिर भी रोएगी, जैसे अभी रोते हुए गई है तू, ऐसे ही तू अब हर दिन रोएगी। जिन लोगों के साथ तू है वो तेरी खुशी है ना, अब इन्हीं लोगों की वजह से तू रोएगी। मैं तड़पा तड़पा कर तुझे मेरे पास वापस लाऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। ये सब मन में बोलते हुए हिमांशु के आंखों में अलग ही पागलपन और जुनून था। इसके बाद हिमांशु हॉस्पिटल से चला जाता है। हिमांशु मलिक, यही है इस पूरे खेल का मास्टर, यही है छोटे का भैया। इसी ने अरमान श्रुति की फोटो को फाड़ अलग कर दिया था, इसी ने श्रुति को रुलाने की बात बोली थी, इसी ने अरमान पर गोली चलवाई। और इसके नेचर के बारे में आपको इसकी हरकतों से समझ में ही आ गया होगा कि ये कैसा है। थोड़ा पागल, थोड़ा दीवाना। जब से ये इस शहर में आया इसने पहले इस शहर को जाना, अपने काम के लिए लोग ढूंढे, श्रुति अरमान पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लड़के रखें। खास तौर पर इसकी नजर अरमान पर ज्यादा थी, और क्यों थी वो तो आप लोगों पता ही चल चुका है। अब इस अनजाने शख्स हिमांशु मलिक से कैसे लड़ेंगे अरमान श्रुति, उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कौन है, कहां से आया, ये श्रुति को कैसे जानता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, श्रुति का इससे क्या संबंध है? क्यों इसके द्वारा बोली गई सारी बातें श्रुति के एक्स हस्बैंड अंशुल खन्ना की हरकतों से मिलती जुलती है? अगर ये श्रुति का एक्स हस्बैंड है तो फिर इसका नाम हिमांशु मलिक कैसे है? और अगर सच में इसका नाम हिमांशु मलिक है और ये श्रुति के पास्ट से जुड़ा है तो क्यों श्रुति को इसके बारे में कुछ नहीं पता है? या फिर कुछ राज और बातें ऐसी हैं जो श्रुति को नहीं पता है? या फिर ये श्रुति का एक्स हस्बैंड अंशुल खन्ना ही हो, उसने अपना नाम झूठ बोला हो? या फिर ये अंशुल हो ही ना, तो फिर ये आधा पागल आदमी हिमांशु मलिक है कौन? एपिसोड 67 अरमान को आया होश। इसके बाद हिमांशु हॉस्पिटल से चला जाता है। श्रुति रोते हुए भागते हुए ऑपरेशन रूम के पास आती है। जैसे ही श्रुति ऑपरेशन रूम के पास पहुंची है, उसी वक्त अरमान को ऑपरेशन रूम से बाहर निकाला जाता है दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए। अरमान अभी बेहोश था। अरमान को ऐसे देख श्रुति को ऐसा लगता है कहीं अरमान को कुछ हो तो नहीं गया है। इस डर से श्रुति जल्दी से अरमान के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरे अरमान को, वो ऐसे क्यों लेटे हैं, आप लोग इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? श्रुति अभी अपने सेंस में नहीं होती है, इसलिए वो ऐसे बहकी बहकी बातें पूछती हैं। श्रुति के ऐसा पूछने पर जो लोग अरमान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे वो अजीब तरीके से श्रुति को देखते हैं। उन्हें तो श्रुति कोई पागल लग रही थी, क्योंकि श्रुति बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी शिव श्रुति के पास आता है और श्रुति को अरमान से दूर करते हुए बोलता है, भाभी, आप चुप हो जाए। श्रुति शिव की कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो रोते हुए बोलती है, शिव, अरमान, वो उनको कुछ। श्रुति आगे बोलती उससे पहले शिव बोलता है, भाभी, कुछ नहीं हुआ है अरमान को, वो ठीक है, वो अभी बेहोश है, बस आप रोइए मत। शिव की बात सुन श्रुति अरमान की तरफ देखती है और बोलती है, मेरे अरमान ठीक है। शिव कहता है, हाँ, और ये लोग अरमान को कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, वो बस अरमान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप अरमान से मिल सकती हैं। शिव श्रुति को ये सब बता रहा था, तब तक में स्टाफ अरमान को दूसरे रूम में ले जाते हैं। श्रुति, शिव, आदित्य भी उनके के पीछे जाते हैं। इसी बीच अरमान की पूरी फैमिली भी आ जाती है। अरमान भले इतना बड़ा हो गया है लेकिन वो अभी भी सबका लाडला है, इसलिए सभी बहुत परेशान थे। दादी माँ, आनंदी जी और मैथिली वो तो रो भी रही थी। लेकिन जब शिव सबको बताता है कि अरमान ठीक है तो सभी राहत की सांस लेते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। कुछ देर में एक नर्स आती है और वो बोलती है कि अब वे लोग अरमान से मिल सकते हैं। सभी रूम में जाते हैं जहां अरमान आंखें बंद कर लेटा हुआ था, उसे सलाइन लगी हुई थी और चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। अरमान को ऐसे देख एक बार फिर श्रुति, दादी माँ, आनंदी जी, मैथिली रोने लगती है। अरमान की फैमिली कितनी इमोशनल है ये तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं।
इन सब की रोने की सिसकियों से अरमान होश में आ जाता है। अरमान को आंखें खोलते देख ये चारों महिलाएं जो अभी तक सिर्फ सुबक रही थी वो जोर जोर से रोने लगती है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अरमान आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसका पूरा परिवार यहाँ पर है। श्रुति, मैथिली अरमान के बेड के एक साइड बैठी थी और दूसरी साइड उसकी दादी माँ और माँ बैठी हुई थी। और इनके पास ही दादाजी, पापा और शिव खड़े थे। आदित्य नहीं है, वो दवाएं लेने गया है। अपने पास इतनी भीड़ देख और इन चार महिलाओं का रोना देख अरमान शॉक्ड हो जाता है। उसका मन करता है मैं एक बार फिर से बेहोश हो जाता हूँ। अरमान होश में आ चुका था लेकिन ये चारों महिलाएं रोने में इतनी बिजी थी कि वो अरमान से उसका हाल चाल नहीं पूछती। अपने ही धुन में थी। इनको ऐसे देख अब अरमान को ही बोलना पड़ता है। अरमान धीरे से बोलता है, दादी माँ, मैथिली, श्रुति, आप चारों रोना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ। अरमान की बात सुन चारों एक साथ बोलती है, वो तो दिख ही रहा है। इनकी बात सुन अरमान लाचारी से दादाजी, पापा और शिव की तरफ देखता है कि इन महिलाओं का कुछ करो। अरमान को अपनी तरफ ऐसे देखते देख दादाजी, पापा, शिव तीनों भी अरमान की तरफ लाचारी से ऐसे देखते हैं, जैसे कह रहे हो हम खुद इनसे परेशान हैं। कुछ देर बाद चारों अपने आप ही रोना बंद कर देती है। अब सभी अरमान से उसका हाल पूछती हैं। ये सब कैसे हुआ यही सब पूछती है। अरमान कहता है, मैं ठीक हूँ और होटल के बाहर क्या हुआ वही सब अरमान सबको बताता है। इसके बाद सब चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर अरमान को आराम करने को कहते हैं इसलिए। अब बस श्रुति ही थी अरमान के पास और अरमान दवाइयों के असर के वजह से सो रहा था। टाइम स्किप। रात का वक्त। शिव घर से अरमान के लिए खाना लेकर आता है। तो इस वक्त श्रुति अपने हाथों से अरमान को खाना खिला रही थी और शिव भी यही बैठा हुआ था। तीनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर में अरमान का खाना हो जाता है। शिव श्रुति को घर जाने को बोलता है और वो खुद रात में अरमान के पास रुक जाएगा। लेकिन श्रुति नहीं मानती, वो कहती है वो अरमान के पास ही रुकेगी। शिव के बहुत बोलने पर भी श्रुति नहीं मानती तो फिर शिव को ही श्रुति की बात को मानना पड़ता है। शिव श्रुति को उसका और अरमान का ध्यान रखने और कोई जरूरत हो तो वो उसे तुरंत कॉल कर देगी। ये बोल घर चला जाता है। अरमान के रूम के बाहर शिव ने 2 गार्ड भी लगवा दिए थे ताकि जो अरमान के साथ हुआ वो अब दोबारा ना हो और अरमान को हॉस्पिटल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पर इन गार्ड के होते हुए भी हिमांशु का एक आदमी दूर से ही अरमान श्रुति पर नजर रखे हुए था जो कि हिमांशु के जाने के बाद यहाँ आया। भले वो आदमी रूम के अंदर नहीं आ सकता था लेकिन बाहर जो होता था वो तो उसे पता चल ही रहा था। शिव के जाने के बाद डॉक्टर अरमान को चेक करने आते हैं, इसलिए श्रुति रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरमान को चेक करके चले जाते हैं। फिर श्रुति वापस रूम में आती है और वो आकर अरमान के पास बैठ जाती है। डॉक्टर अरमान को इंजेक्शन लगा कर गए थे, शायद उसकी वजह से अरमान की आंखें भारी हो रही और उसे नींद आ रही थी। तो अरमान श्रुति से कहता है, श्रुति मुझे नींद आ रही है। अरमान की बात सुन श्रुति अच्छे से तकिए लगाती है और फिर अरमान को लेटाने में मदद करती है, क्योंकि अभी अरमान बैठा हुआ था। श्रुति अरमान को लेटाने के बाद अरमान को ब्लैंकेट और आरती और उसे आंखें बंद कर सोने को बोलती है। लेकिन अरमान सोता नहीं है, वो श्रुति को देखता रहता है। अरमान को अपनी तरफ देखते देख श्रुति कहती है, अरमान क्या हुआ, अभी तो आपको नींद आ रही थी ना, फिर आप सो क्यों नहीं रहे हैं? अरमान बोलता है, मुझे अपनी वाइफी के बिना नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम भी आओ और मेरे साथ सो। अरमान की बात सुन श्रुति कहती है, अरमान आप पहले सो जाए, आपके सोने के बाद मैं भी सो जाऊंगी। अरमान बोलता है, मैं मेरे सोने के बाद नहीं, मेरे साथ तुम्हें सोने को बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए अरमान अपने हाथ से श्रुति को अपने साथ बेड पर लेटने का इशारा करता है, जो देख श्रुति हैरानी से बोलती है, अरमान मैं आपके साथ बेड पर नहीं लेट सकती, आपको लगी है घाव अभी हरे है, अगर मैंने आपको हट कर दिया तो? नहीं, आप आराम से सो जाए, मैं वहां काउच पर सो जाऊंगी। श्रुति की बात सुन अरमान बोलता है, श्रुति इतना बड़ा बेड है ये, इसमें हम दोनों आराम से सो सकते हैं। और रही बात हट होने की, तो तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मुझे ज्यादा हट होगा। ये बोल अरमान मासूम सी शकल बना श्रुति को देखता। अरमान का भोलू फेस देख श्रुति को अरमान की बात माननी ही पड़ती है। श्रुति डरते डरते अरमान के बाजू में लेटती है और आराम से अरमान को हक कर लेती है। श्रुति के ऐसा करने से अरमान मुस्कुरा देता है और बोलता है, अब आएगी मुझे अच्छी नींद। श्रुति बोलती है, मुझे भी। फिर श्रुति आगे बोलती है, अरमान मैं बहुत डर गई थी जब शिव ने मुझे बताया आपको गोली लगी है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप अपना ध्यान रखा कीजिए अगर आपको कुछ हो जाता। नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो। इसके बाद श्रुति अरमान से पूछती है, अरमान ये सब किसने किया होगा? अरमान कुछ नहीं बोलता है। अरमान के कुछ न बोलने पर श्रुति सिर उठा अरमान की फेस की तरफ देखती है, जो कि सो रहा था। अरमान को सोता देख श्रुति मुस्कुरा देती है
वो थोड़ा सा उठ अरमान के होंठों पर छोटू सा किस थ्रोइंग किसेस कर गुड नाइट हबी। आप मुझे कितने अच्छे से समझते हैं, आपको पता था मैं आपको हक करने के लिए कब से बेसब्र थी, इसलिए आपने मुझे अपने साथ सोने की जिद की। अंडरस्को ये सब बोल श्रुति फिर से अरमान को हक कर लेट जाती है। एपिसोड 68 परी और डेविल। अरमान को सोता देख श्रुति मुस्कुरा देती है। वो थोड़ा सा उठ अरमान के होंठों पर छोटू सा किस थ्रोइंग किसेस कर गुड नाइट हबी। आप मुझे कितने अच्छे से समझते हैं, आपको पता था मैं आपको हक करने के लिए कब से बेसब्र थी, इसलिए आपने मुझे अपने साथ सोने की जिद की। अंडरस्को ये सब बोल श्रुति फिर से अरमान को हक कर लेट जाती है और दोनों लव बर्ड्स ऐसे एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। स्लीपिंग। अब आगे, जहां रात में सभी लोग काम से लौट अपने घर आते हैं और आराम करते हैं, वहीं किसी का काम रात में ही शुरू होता है और वो कोई और नहीं हिमांशु है। इस वक्त हिमांशु अपने घर पर होता है। वो अपने घर पर था, फिर भी उसने अपने चेहरे मास्क लगा रखा था, और वो इसलिए क्योंकि अभी उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है और ये वही लड़का है जिसने अरमान पर गोली चलाई थी। हिमांशु को मास्क लगाया देख वो लड़का पूछता है, सर आपने मास्क क्यों लगा रखा है, अभी तो हम बाहर नहीं है और ये तो आपका ही घर है। हिमांशु कहता है, मेरे मास्क के बारे में चिंटू, इसका नाम है, तू इतना मत सोच, तू बस अपने काम और पैसों के बारे में सोच। ये बोल डॉट 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 हिमांशु उस लड़के के हाथ में कुछ पैसे रखता है और बोलता है, तू तो सचमुच मंझा हुआ खिलाड़ी निकला, तूने इतनी सफाई से काम किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। चिंटू पैसे पाकर हिमांशु के चेहरे छुपाने की बात को भूल उन पैसों को देख मुस्कुराते हुए बोलता है, सर मैंने तो पहले ही कहा था अपने धंधे में गलती नहीं होती। ये बोल चिंटू आगे बोलता है, सर आगे और भी ऐसा कुछ करना है क्या? हिमांशु कहता है, नहीं अभी उन लोगों को एक दुख से तो उभरने दो, तब तक तू और मिंटू जो हॉस्पिटल में अरमान श्रुति पर नजर रखे हुए हैं उन पर नजर रख, कब क्या वो करते हैं, हर पल की खबर दो मुझे, और जो मैं बोलूं वो करते जाओ तुम दोनों। चिंटू बोलता है, ओके सर। हिमांशु और चिंटू यही सब बातें कर रहे थे, तभी अंदर वाले रूम से अपनी आंखें मलते हुए छोटे बाहर आता है। वो हिमांशु को देख बच्चों जैसे आवाज में बोलता है, भैया आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रहा था, मुझे भूख लगी है। छोटे की बात सुन, हिमांशु बोलता है, छोटे तू अंदर जा, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। हिमांशु की बात मान छोटे वापस रूम में चला जाता है, क्योंकि अगर वो हिमांशु की बात नहीं मानेगा तो हिमांशु उसे मारेगा। छोटे के रूम में जाने के बाद चिंटू हिमांशु से पूछता है, सर ये छोटे कौन है, आपके भाई है क्या, और ये ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों करते हैं, मतलब बच्चों जैसे। चिंटू के ये सब पूछने पर हिमांशु कहता है, हाँ छोटे मेरा भाई, बाकी वो ऐसा क्यों है ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुझे जो बोला जाए बस चुपचाप करते जा, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। ये बात हिमांशु कड़ी आवाज में और गुस्से से बोलता है। हिमांशु को गुस्सा होता देख चिंटू आगे और कुछ पूछता नहीं है, वो बस बोलता है, अब मैं चलता हूं सर, जो आपने बोला वही करने। ये बोल चिंटू जल्दी से चला जाता है। चिंटू के जाने के बाद हिमांशु अपना मास्क उतारते हुए रूम में जाता है जहां छोटे होता है, और वो डरा सहमा सा बेड पर बैठा हुआ था। छोटे को ऐसे देख हिमांशु छोटे के पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रखता है। हिमांशु के छोटे के गाल पर हाथ रखने से छोटे को लगता है हिमांशु उसे मार रहा है, इसलिए वो डरते हुए और रोते हुए जल्दी जल्दी में बोलता है, भैया मुझे मारना नहीं, मैं जानता हूं मैंने गलती कर दी, मैं उस भैया चिंटू के सामने बिना मास्क के आ गया, पर सच बोल रहा हूं भैया, मैं जानबूझकर ऐसे नहीं गया था, मुझे नहीं पता था बाहर आपके साथ कोई और भी है, मुझे मत मारना भैया प्लीज। लाउडली क्राइंग। छोटे को इतना डरता देख हिमांशु बोलता है, छोटे चुप, रोते नहीं है, और मैं तुझे क्यों मारूंगा जब तूने कोई गलती की ही नहीं है, मैं तो खुद तुझे उस भैया चिंटू से मिलवाने वाले था। हिमांशु की बात सुन छोटे हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्योंकि आज पहली बार हिमांशु ने छोटे को छुपाने नहीं बल्कि किसी से मिलवाने की बात कही है। छोटे सुबकते हुए बोलता है, सच्ची भैया आप मुझसे नाराज नहीं है, और मैंने उन भैया के सामने आकर कोई गलती नहीं की। हिमांशु बोलता है, नहीं, और अब रोना बंद कर, मैं चेंज कर लूं, फिर दोनों खाना खाते हैं, फिर तुझे दवाई भी लेनी है ना। छोटे अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला देता है। छोटे को हाँ में सिर हिलाता देख हिमांशु बोलता है, कितना भोला है मेरा भाई, बस इसीलिए तो मुझे तुझे मारने का मन नहीं करता है। ये बोलते हुए हिमांशु छोटे के पास से उठता है और अपना कोट उतारता है, फिर शर्ट। जैसे ही हिमांशु अपनी शर्ट उतारता है, छोटे जो हिमांशु की तरफ देख रहा था वो हिमांशु के हाथ में घाव देख घबरा जाता है। ये वही घाव है जो अरमान को लगने वाली गोली हिमांशु के बाजू को छूकर निकली थी। उस वक्त हिमांशु ही बस अरमान के पास था, इसलिए किसी को पता ही चला कि गोली हिमांशु के बाजू को छूकर निकली थी। छोटे बेड से उठता है और हिमांशु के पास जाते हुए मासूमियत से बोलता है, भैया आपको ये चोट कैसे लगी, ये तो बहुत सारा है।
छोटे की बात सुन हिमांशु हल्के से हंसते हुए बोलता है, ये चोट मुझे तेरे सौतन की वजह से लगी है। छोटे, छोटे का ऐसा रिएक्शन देख हिमांशु बोलता है, छोटे तू ज्यादा मत सोच और बैठ जा तू चुपचाप, फिर मैं तुझे एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी का नाम सुनते ही छोटे खुशी से बैठ जाता है। वहीं हिमांशु अपने घाव पर दवाई लगाते हुए डेविल की तरह स्मर्क करते हुए मन में बोलता है, छोटे ये चोट मुझे तेरे नहीं मेरे सौतन, मेरे दुश्मन की वजह से लगी है। पहली ही मुलाकात इतनी खून खराबे में हुई, मुझे तो मजा आ गया। पर इस बार कोई टक्कर का मिला है जिसके बिना छुए ही मुझे लग गई, जब वो खुद लड़ने आएगा तो कितना मजा आएगा। और बराबरी वाले को हराने में भी मजा आता है। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सब मन में बोलते हुए हिमांशु दवाई लगा लेता है। फिर दोनों भाई खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हिमांशु छोटे को दवाई देता, फिर दोनों भाई रूम में आकर बेड पर बैठ जाते हैं। छोटे हिमांशु से स्टोरी सुनाने को बोलता है। हिमांशु बोलता है ठीक है, और वो छोटे को स्टोरी सुनाने लगता है। एक थी सुंदर परी, उसकी शादी एक राजकुमार होती है। लेकिन परी अपनी जिंदगी की शुरुआत राजकुमार के साथ करती उससे पहले ही एक डेविल राजकुमार की जगह आ जाता है। राजकुमार की जगह डेविल है, ये परी को पता ही नहीं चलता और परी डेविल को ही राजकुमार समझ डेविल के साथ रहने लगती है। लेकिन परी को डेविल पसंद नहीं आता तो वो डेविल को छोड़ किसी राजा के पास चली जाती है। और ये डेविल को पसंद नहीं आता है, इसलिए डेविल राजा को मारने की सोचता है। पर डेविल को गेम खेलने और लोगों को तड़पा तड़पा कर जीतने में मजा आता है, इसलिए वो राजा को हल्का चोट पहुंचा बचाने की सोचता है। और राजा की नजरों में अच्छा बनने की सोचता है। डेविल को लगा था राजा कमजोर है तो उसकी मदद कर वो राजा के घर में घुस जाएगा और वापस परी को अपने पास ले आएगा, लेकिन नहीं। डेविल राजा की मदद करता है और राजा डेविल को गुस्से से घूरता है, फिर डेविल भी राजा को गुस्से से घूरता है। राजा का यही गुस्सा डेविल को पसंद आता है। डेविल खुश हो जाता है क्योंकि इस बार डेविल को उसके टक्कर का कोई मिला था। बिल्कुल डेविल की तरह उसकी आंखों में भी वही जुनून था, किसी को पाने की चाहता में, किसी को भी मारने का जज्बा था, किसी भी हद तक जाने का जोश था। स्माइल विद हॉर्न्स। हिमांशु स्टोरी मुस्कुराते हुए सुनाना शुरू करता है, लेकिन अब वो गुस्से में सब सुना रहा था। हिमांशु को गुस्से में आते देख छोटे उसे रोकते हुए बोलता है, भैया अब मुझे नींद आ रही है। छोटे के ये बोलने से हिमांशु अपने सेंस में आता है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो बोलता है, ठीक है सो जा तू। छोटे हाँ में सिर हिला वहीं बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट और सो जाता है। छोटे के सोने के बाद हिमांशु छोटे के बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, छोटे मैंने तुझे जो स्टोरी अभी सुनाई ना वो पूरी नहीं थी, उसमें अभी बहुत से राज है जो मैं तुझे तब सुनाऊंगा जब डेविल राजा के पास से फिर से परी को अपने पास ले आएगा और डेविल फिर से राजकुमार बन जाएगा। एपिसोड 69 अरमान की कंपनी में हिमांशु। छोटे के सोने के बाद हिमांशु छोटे के बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, छोटे मैंने तुझे जो स्टोरी अभी सुनाई ना वो पूरी नहीं थी, उसमें अभी बहुत से राज है जो मैं तुझे तब सुनाऊंगा जब डेविल राजा के पास से फिर से परी को अपने पास ले आएगा और डेविल फिर से राजकुमार बन जाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स। अब आगे। नेक्स्ट डे। हॉस्पिटल में पुलिस इंस्पेक्टर अरमान से मिलने आए हुए होते हैं। आदित्य भी होता है उनके साथ। इंस्पेक्टर पहले अरमान से उसका हाल चाल पूछते हैं, फिर वो बताते हैं कि जहां पर अरमान पर हमला हुआ था वो उस होटल में छानबीन करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, उनमें भी कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर की बात सुन सब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन है जिसने अरमान पर हमला किया और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा। फिर इंस्पेक्टर अरमान से कहते हैं, मिस्टर कपूर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे, क्या पता उन्हीं में से किसी ने ये सब करवाया हो। पुलिस की इस बात पर अरमान बोलता है, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही इंस्पेक्टर अरमान से कुछ और सवाल जवाब करते हैं। फिर एक बार और वो अच्छे से छानबीन करेंगे और जैसे ही कुछ पता चलता है वो अरमान को इन्फॉर्म करेंगे। ये सब बोल इंस्पेक्टर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद आदित्य भी चला जाता है, क्योंकि अब अरमान हॉस्पिटल में है तो उसकी कंपनी में अरमान की गैर मौजूदगी में आदित्य को ही सब देखना था। आदित्य के जाने के कुछ समय बाद राहुल रेखा अरमान से मिलने आते हैं। वो भी अरमान से उसका हाल पूछते हैं और ये सब कैसे हुआ यही सब। थोड़ी देर सब ऐसे ही कुछ बातें करते हैं, फिर राहुल रेखा भी चले जाते हैं। इस पूरे समय श्रुति अरमान के पास ही थी, लेकिन जब राहुल रेखा जाते हैं तो श्रुति उनको बाहर तक छोड़ने जाती है और रूम में अरमान अकेला होता है। थोड़ी देर बाद श्रुति वापस आती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ ईशान और शिव भी थे। ईशान अपने डैडी को देख दौड़ते हुए अरमान के पास जाता है और उसको हक कर लेता है। ईशान के ऐसा करने से श्रुति शिव डर जाते, वो सोचते हैं ईशान के ऐसा करने से कहीं अरमान को तकलीफ ना हुई हो, इसलिए श्रुति ईशान से कहती है, बेबी आराम से, डैडी को चोट लगी है ना। श्रुति की बात सुन ईशान अरमान से अलग होता है और अपनी तोतली आवाज में बोलता है,
डैडी आपको चोट लगी है, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। अपने बेबी के भोलेपन और क्यूटनेस को देख अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी लगी है जो अपने आप जल्द ही ठीक हो जाएगी। जब ज्यादा चोट लगेगी ना फिर डैडी आपको बताएंगे, तब आप ठीक करना मुझे, ओके। ईशान अरमान के गाल पर किस थ्रोइंग किसेस कर बोलता है, ओके। ईशान के ऐसा करने से श्रुति, अरमान, शिव तीनों मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद ईशान अरमान के साथ ही अपनी क्यूट क्यूट सी बातें करता है। आज पहली बार ईशान ने अपने डैडी के लिए अपनी मम्मा को इग्नोर कर दिया। पर श्रुति को इससे कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि वो अरमान ईशान की बातों को चुपचाप सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। सेम शिव भी मुस्कुरा रहा था। अपने दोस्त को पहले जैसा देख शिव को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अरमान की कंपनी में आज अकाउंट डिपार्टमेंट में न्यू एम्प्लॉय के लिए इंटरव्यू चल रहे थे और ये इंटरव्यू को आदित्य ले रहा था क्योंकि अरमान नहीं है। अभी तक कम से 15 लोगों का इंटरव्यू आदित्य ले चुका था, लेकिन उसे कोई ढंग का नहीं मिला था। इस 15वें व्यक्ति के बाद आदित्य नेक्स्ट को बुलाता है और जो नेक्स्ट व्यक्ति इंटरव्यू के लिए केबिन में आता है उसे देख आदित्य हैरान हो जाता है। आदित्य हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू के लिए आया ये व्यक्ति हिमांशु होता है। हिमांशु को देख आदित्य हैरानी से बोलता है, आप यहाँ? और वही हिमांशु आदित्य को इतना हैरान देख हल्का सा स्मर्क करता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था, मैं जहां आज इंटरव्यू देने जा रहा हूं वहां के बॉस से मैं पहले ही मिल चुका हूं और उनकी जान बचाने में मैंने उनकी मदद की थी। झूठा कहीं का। हिमांशु के ऐसा बोलने से आदित्य अपने सेंस में आता है और बोलता है, हाँ आपने मदद तो की थी, लेकिन उसके बिहाफ में आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए चलिए बैठिए और इंटरव्यू दीजिए अपना। आदित्य यहाँ बिल्कुल अरमान की तरह बात कर रहा था, काम अपनी जगह और भाईचारा अपनी जगह। उसने हिमांशु को ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन आदित्य की बात सुन हिमांशु मन में आदित्य को कोसते हुए बोलता है, साला कल मैंने उस अरमान की जान बचाने में इसकी मदद की और आज ये मुझे बोल रहा है ऐसे मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये जॉब तो मेरी ही है, अंडरस्को इस कंपनी में जॉब पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया है, तो वो सब ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये सब मन में बोलते हुए हिमांशु आदित्य के सामने बैठ जाता है। आदित्य हिमांशु से उसका सीवी मांगता है। आदित्य हिमांशु का सीवी देख सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हिमांशु हर चीज में परफेक्ट था। जैसा एम्प्लॉय अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालने वाला चाहिए था, वो सब स्किल्स हिमांशु में थी। और पहले भी हिमांशु बड़ी कंपनी में इंडिया की नहीं बल्कि विदेश में काम कर चुका था, बस बीच में कुछ सालों का गैप था। इस गैप का रीजन आदित्य हिमांशु से पूछता है तो हिमांशु बताता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे काम करना बंद करना पड़ा था। आदित्य इस चीज पर और नहीं पूछता और बात आगे बढ़ाता। आदित्य जो भी पूछता हिमांशु उसका बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, जिससे आदित्य इंप्रेस हो जाता है और वो हिमांशु को हायर कर लेता है। इंटरव्यू यही खत्म हो जाता है। आदित्य हिमांशु को जाने को बोल देता है और साथ ही उसे बताता है कि ज्वाइनिंग कब से होगी आपकी, वो आपको मेल कर दिया जाएगा। हिमांशु ओके और थैंक यू बोल केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आ हिमांशु चारों तरफ अपनी नजर घुमा मन में बोलता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के पहले रास्ते को मैं पार कर चुका हूं। अब मैं और मेरी सौतन एक ही जगह पर रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये बोल हिमांशु हल्का सा मुस्कुराता है, फिर आगे बोलता है, इस जॉब के लिए मैंने क्या क्या किया है, मेरे सौतन को तो इसकी कुछ खबर ही नहीं है। स्मग बेचारे को सदमा लग जाएगा जब वो मुझे अपनी कंपनी में देखेगा तो। ये सब बोल हिमांशु खुशी खुशी अरमान की कंपनी से चला जाता है। टाइम स्किप रात का वक्त। हिमांशु के घर हिमांशु खाना लगा रहा था और साथ ही वो कॉल पर चिंटू से बात कर रहा था। चिंटू हिमांशु को आज अरमान श्रुति ने क्या किया यही सब बताता है। हिमांशु चिंटू की बात सुन बोलता है, ठीक है, तू और मिंटू ऐसे ही उन पे नजर रख, जब कुछ करना होगा मैं तुझे बताऊंगा। ये बोल हिमांशु कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद हिमांशु छोटे को खाना खाने के लिए बुलाता है। छोटे रूम से हिमांशु के पास के आता है, तभी हिमांशु के मोबाइल में अब कोई मैसेज आता है। हिमांशु मोबाइल उठा मैसेज पढ़ता है। उस मैसेज को पढ़ हिमांशु हंसने लगता है। हिमांशु को हंसता देख छोटे कंफ्यूजन से हिमांशु को देखता है, फिर पूछता है, भैया आप हंस क्यों रहे हैं? तो हिमांशु मोबाइल छोटे की तरफ कर उसे मैसेज दिखाते हुए बोलता है, देख छोटे ये मैसेज देख रहा है न तू, ये यहाँ की बड़ी कंपनी कपूर कॉर्पोरेशन से आया है, इसमें लिखा है 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है। छोटे फिर से पूछता है, ज्वाइनिंग किस चीज की ज्वाइनिंग है भैया? हिमांशु कहता है, मेरी मंजिल मेरी श्रुति तक पहुंचने की ज्वाइनिंग। तुझे पता है छोटे, इस कंपनी में जॉब पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, कोई सोच भी नहीं सकता। हिमांशु बड़ी बड़ी आंखें कर आगे बोलता है, ... इस कंपनी में कोई जगह नहीं थी तो मैंने अपने लिए जगह खुद बनाई। मैंने इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को डरा धमकाकर उसे अपनी जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया, फिर उसकी जगह पर मुझे नौकरी पाने के लिए क्या क्या आना चाहिए मैंने उसी से सब सीख लिया। ...
और आज मुझे उसकी जगह पर जॉब मिल भी गई। मैं अपने सौतन की कंपनी में घुस चुका हूँ, कुछ दिनों में उसके घर में भी घुस जाऊंगा, फिर अपनी श्रुति को उससे छीन लाऊंगा और उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कैसे, कब और क्यों हुआ। होगा वो बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन साजिशों में वो मुझे बड़ा नहीं हो सकता। ये सब बोल हिमांशु जोर जोर से हंसने लगता है। हिमांशु के ऐसे हंसने से छोटे भी हंसने लगता है। फिर दोनों भाई खाना खाते हैं। हिमांशु छोटे को दवाई खिलाता है। आज हिमांशु छोटे को दवाई खिलाने के अलावा एक इंजेक्शन भी लगता है। छोटे रोते हुए बोलता है, भैया ये मत लगाओ, ये बहुत दुखता है। लेकिन हिमांशु छोटे की एक नहीं सुनता और वो इंजेक्शन छोटे को लगा देता है। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद छोटे बेहोश हो जाता है। छोटे के बेहोश होने के बाद हिमांशु छोटे को बेड पर अच्छे से लेटाता है और उसे ब्लैंकेट आते हुए बोलता है, ये दर्द तो उन दर्द के सामने कुछ भी नहीं है छोटे, जो मैंने सहे है, और उन दर्द की वजह कहीं ना कहीं तू ही था। तेरी बहस से मुझे वो कभी नहीं मिला जो मैं चाहता था, इसलिए मैंने तुझसे भी तेरी खुशियां छीन ली। जब मैं तुझे ऐसे तड़पता रोते हुए देखता हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तेरा भाई हूं ना, तो मुझे बुरा भी लगता है। पर प्यार से ज्यादा मुझे तुझसे नफरत है, इसलिए थोड़ा थोड़ा तुझे मारने में सुकून मिलता है मुझे। अब हिमांशु नफरत से छोटे को देखता है और उसके बाल खींचने लगता। बिल्कुल हैवानों वाली हरकत कर रहा था हिमांशु। छोटे बेहोश था, इसलिए उसे कुछ एहसास नहीं होता कि हिमांशु उसके साथ क्या कर रहा है। जब हिमांशु का मन भर जाता है तो वो छोटे के साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर देता है और वही छोटे के बाजू में लेट जाता है। ये आप लोग अलग तरह मत समझना, बुरा बर्ताव मतलब वो छोटे को चोट पहुंचा रहा था। एपिसोड 70 प्राइवेट मीटिंग। अब हिमांशु नफरत से छोटे को देखता है और उसके बाल खींचने लगता। बिल्कुल हैवानों वाली हरकत कर रहा था हिमांशु। छोटे बेहोश था, इसलिए उसे कुछ एहसास नहीं होता कि हिमांशु उसके साथ क्या कर रहा है। जब हिमांशु का मन भर जाता है तो वो छोटे के साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर देता है और वही छोटे के बाजू में लेट जाता है। ये आप लोग अलग तरह मत समझना, बुरा बर्ताव मतलब वो छोटे को चोट पहुंचा रहा था। अब आगे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आज फिर आदित्य अरमान से मिलने आया हुआ होता है और वो कंपनी में क्या चल रहा है वो सब अरमान को बताता है। आदित्य अरमान को ये भी बताता है कि उसने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए किसी को हायर कर लिया है जिसका नाम हिमांशु मलिक है। अरमान हिमांशु को अभी नहीं जानता, क्योंकि जब तक हिमांशु हॉस्पिटल में था तब तक तो अरमान बेहोश ही था और बाद में अरमान को किसी ने नहीं बताया कि उसे हॉस्पिटल लाने में आदित्य की मदद हिमांशु ने की थी। अरमान को तो यही लगता है कि आदित्य ही बस उसे यहाँ लेकर आया था। कोष्टक। इसलिए आदित्य के हिमांशु के हायर करने पर अरमान कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि पहले भी कई बार अरमान की गैर मौजूदगी में आदित्य ही ये सब काम करता था और वो सब अच्छे से करता है। इसलिए अरमान को अभी भी यही लगता है आदित्य ने जिसे हायर किया है वो काबिल होगा, तभी आदित्य ने उसे हायर किया है। ऐसे ही आदित्य अरमान को और कुछ अपडेट्स बताता है, फिर चला जाता है। दोपहर में शिव और अनुज जी अरमान से मिलने आते हैं। वो दोनों अरमान से मिल फिर डॉक्टर से बात करने जाते हैं, ये पूछने की अरमान को डिस्चार्ज कब करेंगे वो। तो डॉक्टर कहते हैं 1 दिन बाद, क्योंकि घाव अभी पूरी तरह से सूखे नहीं है और कुछ चेकअप भी बाकी है। ये चेकअप करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अरमान को डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात सुन शिव और अनुज जी दोनों डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद शिव यही हॉस्पिटल में रुकता है और अनुज जी चले जाते हैं। अनुज जी के जाने के बाद शिव अरमान के पास रूम में जाने की सोचता है। जैसे ही शिव रूम का गेट खोलता है तो वो समाने का नजारा देख शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि अरमान श्रुति एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को किस कर रहे हैं। फ्लश्ड। अरमान श्रुति को ऐसे देख शिव झट से गेट बंद कर देता है और अपने दिल में हाथ रख बोलता है, अरे बाबा ये क्या था, मुझे तो लगा था मैं ही बस रोमांटिक हूं, पर ये दोनों तो मुझसे भी आगे निकले, हॉस्पिटल में ही चालू हो गए। शिव ये सब बोल ही रहा था, तभी मैथिली और आनंदी जी आती है और वो डायरेक्ट रूम के अंदर जाने लगती है। लेकिन वो अंदर जाती उससे पहले ही शिव दोनों को रोक लेता है और बोलता है, अभी आप दोनों रुक जाए, अंदर प्राइवेट मीटिंग चल रही है। मैथिली को शिव की बात समझ आ जाती है कि प्राइवेट मीटिंग मतलब क्या है, लेकिन आनंदी जी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो बोलती है, क्या अरमान ने हॉस्पिटल में भी अपना ऑफिस खोल लिया? ये लड़का बीमारी में भी इसको बस काम ही काम की पड़ी है, मैं अभी बताती हूँ इसको। ये बोलते हुए आनंदी जी रूम के अंदर जाने लगती है। मैथिली और शिव आनंदी जी को रोकते हैं, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनती और जल्दी से गेट खोल रूम के अंदर चली जाती है। आनंदी जी के रूम के अंदर जाते ही शिव और मैथिली अपना सिर पर हाथ रख लेते हैं और वही रूम के अंदर आते ही अब शिव की तरह आनंदी जी भी शॉक्ड हो जाती है। फ्लश्ड। क्योंकि उनके बेटे और बहू अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे, जो वो देख लेती हैं। अचानक रूम का गेट खुलने से अरमान श्रुति झट से एक दूसरे से अलग होते हैं।
लेकिन उन्हें अलग होने में देरी कर दी क्योंकि उनकी माँ ने तो सब देख लिया ना। पूर्णिमा के चांद का चेहरा। और अब वो स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। आनंदी जी को देख अरमान श्रुति भी शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान नॉर्मल हो जाता है, बेशर्म जो ठहरा। पर श्रुति वो तो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसको लग रहा था वो कहीं जाकर छुप जाए और माँ के सामने कभी ना आए। वहीं आनंदी जी अभी भी शॉक्ड थी। तभी शिव उनके पास आता है और बोलता है, मॉम मैंने तो पहले ही कहा था अंदर मत जाए, वहां प्राइवेट मीटिंग चल रही है। शिव की बात सुन आनंदी जी शॉक्ड हुए ही बोलती है, अच्छे से नहीं बता सकता था कौन सी प्राइवेट मीटिंग चल रही है। शिव कहता है, मॉम अब जो होना था हो गया, जो देखना देख लिया, अब चलो होश में आ जाए आप। ये बोलते हुए शिव हल्का सा आनंदी जी को हिलाता है, जिससे आनंदी जी अपने सेंस में आ जाती है। अब वो अरमान की तरफ देखती है जो उनकी ही तरफ बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर आनंदी जी श्रुति की तरफ देखती है, जो शर्म से सिर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। श्रुति को ऐसे देख आनंदी जी कहती है, श्रुति तुम क्यों ऐसे सिर झुकाकर खड़ी हो, तुम भी इस अरमान बेशर्म की तरह मुस्कुराओ। आनंदी जी की ताने भरी बात सुन श्रुति को लगता है, उसे और अरमान को ऐसे देख आनंदी जी नाराज हो गई है। इसलिए श्रुति सिर नीचे किए हुए ही धीरे से बोलती है, सॉरी माँ, वो बस पता नहीं। श्रुति के ऐसे अटक अटक कर बोलने से आनंदी जी मुस्कुरा देती है और वो श्रुति के पास जाती हुए बोलती है, श्रुति तुम सॉरी मत बोलो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर आनंदी श्रुति को छेड़ते हुए आगे कहती हैं, वैसे मुझे ये देखकर अच्छा लगा, मेरे बेटे और बहू बहुत ही रोमांटिक है। ऐसे ही लगे रहो, जिससे मैं एक बार फिर जल्द ही दादी बन जाऊंगी। स्माइलिंग फेस। आनंदी जी की बात सुन श्रुति बड़ी बड़ी आंखें फ्लश कर उनको देखने लगती है। और श्रुति का ऐसा रिएक्शन देख अरमान, शिव, मैथिली, आनंदी जी सभी हंसने लगते हैं। सभी के हंसने से श्रुति शर्मा जाती है, वो एक बार फिर शर्म से अपना सिर झुका लेती है। रिलीव्ड फेस। श्रुति के ऐसे शर्माने से आनंदी जी श्रुति को गले लगा लेती है और बोलती है, सब चुप रहो, अब मेरी बहू को कोई नहीं छेड़ेगा। तो मैथिली कहती हैं, माँ आपकी बहू को कोई नहीं छेड़ रहा है, आप खुद ही भाभी को छेड़ रही है। ग्रिन। ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए आज का दिन निकल जाता है। और फिर दूसरा दिन भी निकल जाता है। एक दिन बाद आज हिमांशु की अरमान की कंपनी में ज्वाइनिंग होती है, इसलिए वो रेडी सेडी होकर अरमान की कंपनी में पहुंच चुका था। पर अभी हिमांशु को पता ही नहीं है कि उसका केविन कहाँ है। इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है, आज उसका ऑफिस में पहला दिन है तो वो उसे उसका केविन और काम बता दें। हिमांशु यहाँ ऑफिस का काम करने नहीं आया है, फिर भी फॉर्मेलिटीज तो पूरी ही करनी पड़ेगी। हिमांशु की बात सुन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो अभी यहीं वेट करे, जब आदित्य आएगा तो वही उसे उसका काम और केविन बताएगा। हिमांशु ओके बोल वहीं काउच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर हिमांशु ऐसे ही इधर उधर देखते हुए बैठा रहता है। तभी उसे सामने से राहुल आता हुआ नजर आता है। राहुल को देख हिमांशु शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से इधर उधर देखते हुए छुपने की जगह देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो छुप सके। अब हिमांशु पैनिक होने लगता है, क्योंकि राहुल उसकी तरफ ही आ रहा था। लेकिन हिमांशु का लक अच्छा था, क्योंकि राहुल वो अभी किसी से बात करते हुए आ रहा था, तो वो सामने नहीं देख रहा था, बल्कि वो जिससे बात कर रहा था उसकी तरफ देख रहा था। और ऐसे ही राहुल किसी दूसरे से बात करते हुए हिमांशु के सामने से निकल जाता है और वो हिमांशु पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। राहुल के जाने के बाद हिमांशु चैन की सांस लेता है और मन में बोलता है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये मन में बोल हिमांशु वहीं पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट से राहुल के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि राहुल यहीं जॉब करता है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन हिमांशु फिर से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था राहुल यही काम करता है। डॉट डॉट वो मन में बोलता है, शिट, ये यही जॉब करता, अगर इसने मुझे देख लिया तो नहीं नहीं सब बेकार हो जाएगा। पर मुझे इस कंपनी में भी रहना, इसलिए इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा ताकि ये राहुल मुझे न देखें अंडरस्को। हाँ, अच्छा हुआ मुझे पहले ही दिन इसके राहुल बारे में पता चल गया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। बट अब कुछ नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। स्मर्क ये सब मन में बोल हिमांशु गहरी सांस लेता है। कुछ देर बाद आदित्य आ जाता है। वो सबसे पहले हिमांशु को उसका केविन और काम बताता है। हिमांशु का केविन 3rd फ्लोर पर होता है। ये जान हिमांशु की जान जान में जान आती है, क्योंकि राहुल का काम नीचे था, उसका अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था, तो अब हिमांशु का राहुल से छुपना आसान था। और अरमान का केविन इसके ऊपर ही था, तो हिमांशु के लिए इसमें भी प्रॉफिट था। बस मान लो जो हिमांशु चाहता है वही सब हो रहा था। स्मर्क। आदित्य हिमांशु को उसका काम समझा चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद हिमांशु केविन में चारों तरफ देखते हुए बोलता है, हूँ पैसा तो बहुत है मेरे सौतन के पास,
अब इस पैसे का थोड़ा यूज मैं भी कर लूंगा तो क्या ही जाएगा उसका। ये बोलते हुए हिमांशु अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फाइलें पढ़ने लगता है, क्योंकि अभी शुरू शुरू में उसे अपना इंप्रेशन अच्छा जो बनाना है।